नाम बुलाओ, दे आर वो नॉट तो नहीं सुनते रिस्पॉन्डिंग। हैं, हाँ, नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाँ, सुनते सुनते नहीं नहीं है है। और बोलते नहीं है। आप नहीं, जैसे चाहो, जैसे आपके आसपास के दूसरे बच्चे बोल रहे हैं, उनके नहीं, बोलने हेलो। में कमी होगी। हेलो। बिल्कुल। हेलो। यस। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं एक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगी। मेरा बेटा 5 साल का है, उसे माइल्ड ऑटिज्म है। तो जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो माइल्ड ऑटिज्म है वो जी। भी बाय बर्थ ही होता है या ये बाद में होता है, इसमें कंफ्यूजन है। नहीं, देखिए, ऑटिज्म शुरू से ही होता है। ओके। ठीक है। वो शुरू से ही होता है। बट किसी को माइल्ड लेवल का हो सकता है का ऑटिज्म रहा है। अब क्या जी होता है कि माइल्ड लेवल में हम, क्योंकि वो माइल्ड मतलब क्या है कि ऑटिज्म की जो सिवियरिटी है वो बहुत कम है। तो जी। उसके फीचर्स तो है कम पर है। उतने ज्यादा नहीं है कि आप आसानी से देख सको। तो इसीलिए ऐसे बच्चे जिनका माइल्ड ऑटिज्म होता है उनको पहचानने में देर हो जाती है। मतलब हम जी। काफी देर बाद हम रियलाइज करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, या ये दूसरों से मिलता नहीं है, या आई कांटेक्ट में दिक्कत है। तो मैम ये बच्चे कवर अप कर पाते हैं या नहीं, एज ए पेरेंट्स जो टेंशन होता है। जी। तो देखिए, ऐसे तो देखा गया है कि अगर माइल्ड लेवल ऑफ ऑटिज्म है और आपके बच्चे की आईक्यू, मतलब जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, जी बुद्धि अगर ठीक है, तो वो उनको हम चीजें सिखाए, काफी चीजें वो सीख सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट सबसे बेटर हो सकती है। ठीक है। यस मैम। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उनकी जो भी कैपेबिलिटीज है उसको हम मैक्सिमम लेवल तक और बढ़ा बढ़ा सकते हैं। सके। और बहुत कम ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका बड़े होते होते तक अगर बहुत मतलब अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, तो जी। काफी कम सिम्टम्स बचते हैं ऑटिज्म के। वो यस। नॉर्मल बच्चों के साथ आराम से फंक्शन भी कर सकते हैं। जी। तो इस हेलो, हेलो मैम। जी। जी, मेरी बेटी अभी रिसेंटली, अभी उसको जून में 6 ईयर हो जाएगा उसको। जी। बट वो अभी हम लोग जाके उसको स्कूल में एडमिशन दिए हुए हैं। ओके। नाउ से इज इन नर्सरी। ओके। बट मेरी बेटी का एक चीज हम अभी नोटिस करते हैं, बहुत चीज वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है। जी। आप जैसे भी जो भी सिखाइए, मैं उसको, मैम बेसिकली फ्रॉम उड़िया एंड आवर हाँ। मदर टंग इज ऑल्सो फुल्ली उड़िया। सो बट मेरी बेटी को मैं अभी रिसेंटली हिंदी की ओ आ वर्णमाला जो अंग अह तक रहता है, तो जी। मैं उसे सिखाई हूँ। मतलब मैं कभी कभी अपने भी हैरान हो जाती हूँ कि अभी तक वो फ्रेंड्स स्कूल जाती है, अपना बच्चे एक साइड, बेटी एक साइड रहती है। बट वो बहुत, कोई कुछ कुछ चीज मैं देख रही हूँ उसमें, मतलब कवर अप कर रही है। बट उसका सबसे ज्यादा मेरे को ज्यादा टेंशन लग रहा है दूसरे बच्चों के साथ मिलना। वो अभी तक नहीं हो रहा है, वो देखती तक भी नहीं है। लेकिन लर्निंग पावर उसका इतना अच्छा है ना, मैं भी एक एक बार मतलब ये हो जाती हूँ, इतना तबीयत खराब होने के बाद भी वो सब चीज को मतलब रिकॉग्नाइज कर सकती है, बहुत सारे चीज को कर सकती है वो। देखिए, जैसे हमने वही कहा कि ऑटिज्म में जरूरी नहीं है कि बच्चे के आईक्यू खराब हो। हम्म। बच्चे की बुद्धि ठीक हो मैडम। सकती है, लेकिन प्रॉब्लम। हेलो। यस। या मैडम, लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर राउंड में उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। मैडम को प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके, ओके। जी मैडम, मैम कैन कंटिन्यू प्लीज। ओके। थैंक यू। ओके। सो जैसे कि मैं कह रही थी कि काफी सीवियर केसेस में हम 1 साल तक भी हमें पता चलता है अगर सीवियर ऑटिज्म है तो क्लियरली दिखते हैं उसके सिम्टम्स। अब ज्यादातर ऐसे डायग्नोसिस के लिए, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि लैंग्वेज हर किसी का प्रॉब्लम होता ही है ऑटिज्म में, बट लैंग्वेज डेवलपमेंट मोस्ट केसेस में डिलेड होता है। तो काफी हद तक हम देखते हैं कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं हो रही है, 12 महीने तक भी, 1.5 साल तक भी वो सिंगल यूनिसिलेबल्स भी नहीं बोल पा रहा है। और हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम माँ बाबा उतने तक भी, बाइसिलेबल्स तक भी वो अचीव नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम देख रहे हैं कि बच्चे में डिफिकल्ट बहुत डीले है, लैंग्वेज में डीले है, तो भी वो एक इंडिकेशन हो सकता है ऑटिज्म का। फिर
कुछ केसेस में ये होता है कि जैसे लड़कियों में, कुछ लड़कियों में ऐसा होता है कि 6 महीने तक नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो उनका ग्रोथ अचानक से स्लो हो जाता है। और आप कुछ कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी देख सकते हैं, जैसे हैंड फ्लैपिंग हो गया, मतलब कोई रेपिटेटिव बिहेवियर, बार बार कुछ चीजों को करने, और फिर उनकी लैंग्वेज जो डेवलप हो रही थी वो भी कहीं खो जाती है। और कुछ लोगों में ऐसा भी देखा जाता है, कुछ बच्चों में, खास करके मेल बच्चों में ऐसा भी होता है कि 2 साल तक नॉर्मल डेवलपमेंट चला, और उसके बाद फिर अचानक से वो डेवलपमेंट कहीं रुक जाती है, और कुछ चीजें जो बच्चे सीख चुके होते हैं वो भी वो भूलने लगते हैं। तो ये सारी इंडिकेशंस आपको इनिशियल स्टेजेस ऑफ ऑटिज्म में आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे कि मैंने अभी भी कहा, जैसे अगर ऑटिज्म माइल्ड है और अगर आईक्यू बच्चे की अच्छी है तो वो किसी तरह मैनेज कर लेता है। तो शुरू शुरू में हम जान नहीं पाते कि ऑटिज्म है। सो आई ऑल्सो रिपीट इन इंग्लिश कि in certain cases where the condition is mild, where there is mild autism but the IQ of the child is very good, then in such cases identifying autism may be challenging, because the child is somehow able to cope up with the demands of life because of good IQ. But unless and until he goes to school, and there the difficulty arises in communicating with others, with other children, then only we get to know that there might be some difficulty with the child. So in such cases, it becomes difficult to diagnose the child at an early stage. Now, there are other few features that we can see that, like I told you, that there is a very narrow range of interest. There would be only few things that the child would be interested in. And then the child doesn't like changes, like the food that he eats might be, would require similar types of food, similar setups, might not want to go take a different route to school. Maybe if there is anything new or different changes, different set of clothes, the child might react to it and might not like changes very frequently. And also there is a diminished response to social environment, like फॉर एग्जाम्पल, इफ लाइक आई टोल्ड यू कि आप बैठे हो, घर पे कोई आया, पापा ऑफिस के बाद आए, बेल बजाया, तो यूजुअली बच्चे क्या होते हैं, खुश होके तुरंत उठ के चले जाते हैं। बट हो सकता है ये बच्चा रिस्पॉन्ड ना करे, एंड मे बी द फादर वुड हैव टू कम एंड हग द चाइल्ड टू टेल हिम दैट आई हैव कम। ये भी हो सकता है आप उसको नाम से बुलाओ और वो रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो। तो ये सारी चीजें हम बहुत अर्ली एज में नोटिस कर सकते हैं। देन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं ऑटिज्म के, जैसे काफी हेरिडिटरी होता है। तो देखा गया है कि जैसे जो फैमिलीज में आती, जहाँ पे क्लोज रिलेटिव्स है या कोई बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है, तो वहां ज्यादा चांसेस होता है ऑटिज्म होने का। जो सिबलिंग्स है, जैसे एक बच्चे को ऑटिज्म है, तो ये भी हो सकता है कि दूसरे को ऑटिज्म ना हो, पर किसी भी तरह का कॉग्निटिव, मतलब कोई किसी तरह का दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबको हो, बट कुछ केसेस में ऐसे देखे गए। फिर अगर पेरेंट की एज ज्यादा होती है, किसी तरह का इम्बैलेंस रहता है, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस रहता है, या बर्थ वेट कम होती है, माँ को कोई किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कुछ मेडिसिन होते हैं, हो सकता है कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन भी होते हैं जिसकी वजह से ये रिएक्ट होता है, और कोई भी तरह के लेड या आर्सेनिक जैसी चीजों से अगर एक्सपोजर हो जब माँ प्रेगनेंसी के वक्त, तो ये चीजें ऑटिज्म कोई, बट आज तक कोई पिन पॉइंट नहीं कर पाया है कि यही ऑटिज्म की वजह है। तो ये किस वजह से होता है, कोई एक चीज को पकड़ के हम नहीं बोल सकते कि ये जेनेटिक ही है। हो सकता है जीन्स में हो पर ऑटिज्म ना मिला हो बच्चे को, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स, इसलिए हम इनको रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि लड़कों में ऑटिज्म ज्यादा होता है कंपेयर टू गर्ल्स। तो अगर बच्चा मेल है तो भी चांसेस ज्यादा होते हैं ऑटिज्म होने के। और तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है। इसका मतलब ये है कि
ये चीजें होने से हो सकता है कि ऑटिज्म के चांसेस हो, बट जरूरी नहीं है कि ऑटिज्म होगा ही। ठीक है। फिर अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म, जैसे हमने अभी बात की कि क्या क्या अर्ली साइंस होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स दैट वी एनकाउंटर इन ऑटिज्म। सो फॉर एवरी चाइल्ड द सेट ऑफ सिम्टम्स वुड बी डिफरेंट। जैसे अभी ने बात की कि किसी कुछ बच्चों को माइल्ड लेवल का ऑटिज्म होता है, कुछ बच्चों को मॉडरेट होता है, किसी को काफी सिवियर हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट सिवियरिटी ऑल्सो देर आर डिफरेंट symptoms that a child, and apart from that also every child is different. So not two children with autism will never display the same symptoms. ठीक है, बट यस द कोर्स डेफिसिट रिमेन द सेम, कि सोशल डेफिसिट होगी, सोशल कम्युनिकेशन में डेफिसिट होगी, और वो लोग रेसिप्रोकेट करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे आप उनको कुछ बोलो तो हो सकता है वही इमोशन आपको, आप बहुत एक्साइटेड होके उनको कुछ बोल रहे हो तो जरूरी नहीं कि वो भी उतने एक्साइटेड होके जवाब दे। इस तरह के प्रॉब्लम्स आप देखने को देख सकोगे काफी बच्चों में। और दूसरी चीज होती है आपकी जो रेस्ट्रिक्टिव और रेपिटेटिव इंटरेस्ट, जिसके बारे में मैंने बात की। तो इन सब के बेसिस में इसके अलावा आप देखोगे कि सेंसरी इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं उनको। जैसे कि बहुत बच्चों को आप देखोगे कि गीली चीजें नहीं पसंद होती है। तो आप रोटी और सब्जी देखो, गीली सब्जी बहुत बच्चे छूना नहीं पसंद करते, या कुछ तरह के टेक्सचर्स होते हैं जो उनको नहीं पसंद। हो सकता है रफ टेक्सचर नहीं पसंद, गीले टेक्सचर्स नहीं पसंद। कुछ स्मेल को हो सकता है वो ज्यादा सेंसिटिव हो, कोई एक तरह का स्मेल जिसको वो बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं और फिर बिल्कुल नहीं पसंद करते, हो सकता है वो स्मेल को रिएक्ट करते हैं। कभी कभी उनकी हियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी भी होती है। जैसे आप घर पे बैठे हो, कहीं दूर कुछ आवाज आई, आपने ध्यान भी नहीं दिया, पर बच्चे बहुत ज्यादा उसको अनयूजुअली गुड सेंस ऑफ हियरिंग, so they will be able to hear sounds which you are not able to hear. So that is one aspect, that they have sensory dysfunction, मतलब हमारे से इधर वो कम सेंस करते हैं या फिर ज्यादा सेंस कर सकते हैं। तो जैसे साउंड हो गया, जैसे मैंने टेक्सचर्स के बारे में बताया, वैसे टेस्ट होता है, कुछ टेस्ट उनको बिल्कुल नहीं पसंद। तो और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को पेन, इधर पेन ज्यादा फील हो रहा हो, कुछ बच्चों को पेन फील नहीं होता, आप मारो या फिर आप उनको पिंच करो तो उनको पेन सेंसेशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अंडर सेंसिटिव और ओवर सेंसिटिव, ये दोनों चीजें हो सकती है। ऑल्सो जैसे बहुत बच्चों की मेमोरी, जो रोट मेमोरी है, वो काफी अच्छी होती है। जैसे अगर आईक्यू अच्छा है और स्पेशल एबिलिटी है, काफी बच्चों में वो मेमोरी देखा जाता है, जो आप उनको बार बार कर रहे हो वो देखकर वो रिपीट करने की कैपेसिटी अच्छी होती है बहुत बच्चों में। और बहुत बच्चों में वो ना हो, उसके वजह उनका इंटेलेक्ट हो सकता है आईक्यू कम हो, या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं है उस एरिया में, तो उनको शायद सीखने में दिक्कत हो। बट ऐसे आप देखो, कोई छोटी छोटी चीज जहाँ पे वो इंटरेस्ट हो, वो बहुत ज्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही उन कुछ बच्चों में स्पेशल टैलेंट्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों का म्यूजिक की समझ बहुत अच्छी, बिना सिखाए उनकी म्यूजिक की नॉलेज बहुत अच्छी होगी। कोई मैथ्स में बहुत अच्छा करता है, तो इनको हम बोलते हैं जो ऑटिस्टिक सेवेंट्स, दे आर वेरी गुड गिफ्टेड इन वन एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर गिफ्टेड। ठीक है, कुछ अनयूजुअल सेंसरी फंक्शंस होते हैं उनके, कुछ स्पेशल एबिलिटीज हो सकते हैं, बट वो जो एक्सेप्शनल एबिलिटी कुछ बच्चों में पाई जाती है। अब नॉर्मल रेपिटेटिव बिहेवियर, जैसे हमने कहा कि एक जगह चेयर पर बैठ के ऐसे वो स्टिम कर रहे हैं, स्टिमिंग बिहेवियर्स हो गया, टोज पे चलना हो गया, बार बार चीजों को लाइन करके रखना, ऑर्डर करके रखना। कोई भी चीज है डिसऑर्गेनाइज नहीं पसंद हो रहा है, ये टेढ़ा है तो इसको तुरंत जाकर वो सीधा करेंगे। तो कुछ बच्चों में ये फीचर्स भी देखी जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर इज डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन इंटरैक्शन
चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा दिखाते हैं रादर की लोगों में इंटरेस्ट दिखाने के बजाय। तो जैसे उनके टॉयज हो गए और उनकी इंटरेस्ट की चीजों में वो पूरा खो जाएंगे। बट आप वहीं पे साइड में एक बच्चा रख दो तो हो सकता है वो फिर भी अपने आप में खेले, बट बच्चे के साथ वो बात नहीं करेगा। जैसे हम मिलकर खेलते हैं, दो बच्चे मिलकर खेलते हैं कि चलो हम ये बनाते हैं या कुछ, तो ये जो जॉइंट अटेंशन है, इनको प्रॉब्लम इस चीज में होती है कि हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ चीज कैसे करें। ये अपने हो सकता है अकेले कर ले, बट दूसरों को उस चीज में लाना, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये यूजुअल साइंस है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, टिपटोइंग का मैंने बताया, सेंसिटिव टू लाउड नॉइज, किसी तरह का लाउड नॉइज हो गया तो वो उसके तरफ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, अकेले खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, स्पीच डिले होती है। आई कांटेक्ट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। कुछ बच्चों में आई कांटेक्ट होता है, बट होगा भी तो वो बहुत कम समय के लिए, तुरंत देखेंगे और फिर नजर हटा देंगे। सो these children have difficulty in either initiating having eye contact, or even if they initiate, they are not able to maintain that for a long period of time, or maybe throughout the conversation they are not able to maintain the eye contact and the body gestures which are required of a conversation. Then ignoring the danger. कुछ बच्चों में ये भी होता है कि उनको समझ नहीं होती है डेंजर की, तो डेंजर कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होती है। तो अगर आप उनको नाइफ पकड़े हैं, आप बोलोगे कट जाएगी, उनको फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब फॉर एग्जाम्पल स्टेयरकेस से उतर रहे हैं तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम आगे जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, या रोड में चल रहे हैं पीछे से गाड़ी आ रही है, मुझे साइड हो जाना चाहिए। ये चीजें बिकॉज वो अपनी ही दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो अवेयरनेस टुवर्ड सोशल क्यूज उनकी कम होती है, दैट इज वाई डेंजर प्रोन ज्यादा हो जाते हैं। ऑल्सो अवर्जन टू टचिंग, कुछ बच्चों को टच पसंद नहीं है। और नॉट ओनली टचिंग ह्यूमंस, बट जैसे मैंने बोला कुछ पर्टिकुलर टेक्सचर्स को टच करना उनको पसंद नहीं होता है, जैसे गीली चीजें, रफ चीजें हो सकती है। तो हर बच्चे की अपनी अपनी एक वो टचिंग टेक्सचर की प्रेफरेंस हो सकते हैं कि ये टेक्सचर अच्छा लगता है या ये नहीं अच्छा लगता है। और एक चीज जो देखी जाती है, जैसे वो प्रोनाउंस बोलते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, उसके जगह वो अपना नाम ही लेकर बोलेंगे। एवरी टाइम दे वुड यूज यू फॉर आई हैव टू डू, और instead of I, he will say कि you should do this. So they are not able to understand where to use these pronouns. So pronoun reversal, they reverse the pronouns. Instead of you, it becomes I in many cases. Now these are the things that we have already discussed. They are usually quiet and alone. They are lost in their old world. They have reduced eye contact and they lack facial expression. लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू देयर नेम, बुलाओ तो नहीं आता है। फेशियल एक्सप्रेशन भी, खुश होते हैं तो हमारी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होती है, और जब हम दुखी होते हैं तो जब हमें गुस्सा आता है तब हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। पर इन बच्चों को वो फेशियल एक्सप्रेशन लाने में और चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है, तो उनको समझ नहीं आता कि उसको कैसे चेंज किया जाए, और दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ऑल्सो कि ये गुस्सा का एक्सप्रेशन है। कभी कभी समझने में भी उनको दिक्कत होती है। सो दे ऑल्सो, जैसे चोट लग गई या कुछ बुरा लगा तो ये आकर बताने में भी इनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम्स होती है कि हाँ मुझे चोट लग गई, मुझे बुरा लगा, उसने ऐसा बोला, ये चीजें मिसिंग होती है। देन ऑल्सो देर इज अबनॉर्मल टोन एंड रिदम। तो जैसे हम बात करते हैं तो हमारा एक इंटोनेशन होता है, हम जब गुस्सा करते हैं तो थोड़ा तेज बोलते हैं। इन बच्चों में आप देखोगे कि वो टोन यूजुअली समवॉट इट गोज फ्लैट, एक तरह से ही बात करते हैं। टोन जैसे हम नॉर्मल बच्चों के टोन के जैसा नहीं होगा, कुछ अलग होगा। ठीक है, तो वो यूज ऑफ टोन एंड रिदम्स आल्सो इज मिसिंग समटाइम्स, एंड दे आल्सो रेजिस्ट। जैसे हमें हग करना पसंद है, बच्चों को होल्ड करना पसंद है, बच्चे भी एंजॉय करते हैं, इनको हो सकता है वो एंजॉय ना करे या इसका मतलब ना समझ में आए।
ओवर टाइम ये होता है कि जैसे जिन लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा टाइम शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मदर हो गए, घर पे कोई ग्रैंड पेरेंट है जिसके साथ बहुत ही अटैच्ड है, उनसे वो कर भी ले, बट बाकी दूसरों से वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है. देन दे ऑल्सो प्रिफर सॉलिटरी एक्टिविटीज एंड प्ले अलोन. सॉलिटरी एक्टिविटीज मतलब अकेले खेलने वाले चीजों में ही वो ज्यादा एंगेज रहते हैं. दूसरे बच्चे रहेंगे भी आसपास तो भी वो उनके साथ भले ही बैठ जाए, बट उनका खेलना मिल बांट कर खेलने जैसा नहीं होता है. वो अपने आप में खेलेंगे. दूसरे बच्चे अगर इन्वॉल्व करें तो ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, फॉलो करते हैं बेसिकली, बट खुद से इनिशिएट करके दूसरों को इन्वॉल्व करना नहीं हो पाता. देन ऑल्सो देयर इज इनएबिलिटी टू यूज और अंडरस्टैंड सोशल cues. Repetitive movements also, like there is rocking, then getting disturbed with changes in routine. So if, like I told you earlier, whatever the routine, इतने बजे उठना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इस रास्ते से स्कूल जाना है, ये खाना है, ये सब चीजों में, और एक तरह के कपड़े पहनने की आदत, तो अगर ये सब चीजों में थोड़ा भी चेंज होता है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं. हो सकता है वो एजिटेटेड हो जाए या फिर एंग्शियस हो जाए. ऑल्सो देर इज, जैसे मैंने कहा, उनको दर्द और टेम्परेचर से हो सकता है फर्क ना पड़े, दे माइट बी इनडिफरेंट. देन देर इज ऑल्सो फिक्सेशन टू एन ऑब्जेक्ट. कोई पर्टिकुलर, जैसे हम अगर जैसे मैंने कहा कुछ बच्चों को कुछ एक चीज बहुत पसंद होगी, अगर कार है तो सिर्फ कार में वो एंगेज रहेगा, सिर्फ कार्स चाहिए, ठीक है. And then when you give the car also, they will not be engaged with the whole car. Sometimes you will also see that they are paying particular attention to only a part of the car. Maybe they like movement, so they would like to turn the wheels. They are also attracted towards running water. Some like sand, only sand. So they're fixated to one particular object or activity. They have different food preferences and also कुछ लोगों को कोऑर्डिनेटेड. अब क्या होता है इनमें, जैसे हमने बोला कि सेंसेस में प्रॉब्लम होती है, तो जो सेंस ऑफ बैलेंस है उसमें भी इनको दिक्कत होती है, बैलेंस और पोजीशन जानने में भी. तो हो सकता है जैसे हम बच्चा चल रहा है बट गिर जा रहा है बार बार, तो मे बी ही हैज सम प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी. या फिर ये भी होता है कि छोटी छोटी चीजों को जैसे लिखना और इरेज करने में दिक्कत हो रही, तो हो सकता है उसको पोजीशनिंग में प्रॉब्लम हो रही है कि हाथ को कैसे पोजीशन करने से मैं इतने हल्के से या इतने जोर से मूव कर पाऊंगी, ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. तो बट ऐसा नहीं है, ये चीजें ओवरकम नहीं हो सकती विद थेरेपी. इन सब चीजों के लिए थेरेपी होती है. और जैसे अंडर स्टिमुलेटेड है चाइल्ड या फिर ओवर सेंसिटिव है किसी चीजों से, तो हर थेरेपी कैन वर्क इन बोथ वेज. देन कमिंग टू मैनेजमेंट, तो जैसे मैनेजमेंट का एक ही रूल है कि जैसे हर बच्चा अलग है, तो हर बच्चे के लिए जो भी प्लान्स बनते हैं दे आर इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स. तो इंडिविजुअलाइज्ड प्लान्स मतलब हर बच्चे की नीड्स के हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट प्लान बनती है. तो व्हाट आर द डेफिसिट्स, किस लेवल की सिवियरिटी है बच्चे में, क्या क्या डेफिसिट्स है, क्या क्या इम्पेयरमेंट हुई है, कौन सी एरिया ऑफ फंक्शनिंग, जैसे इस बच्चे में आई कांटेक्ट की कमी है, या फिर सोशल सिचुएशन में घर पे ये सब चीज बोलता है बट बाहर जाकर कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं कर पाता, या फिर किसी तरह का अंडर सेंसिटिविटी है, पेन नहीं समझ आती, या फिर वेस्टिबुलर बैलेंस या कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है. तो जो भी इस बच्चे की नीड होगी उस हिसाब से उसके टारगेट्स बनते हैं. एंड देन इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनते हैं, गोल्स सेट होते हैं और उस हिसाब से काम की जाती है. तो ये जो फोकस है, स्पेशली आप देखोगे कि एबीए थेरेपी जो है, अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी, ये सबसे मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको ऑटिज्म के लिए. तो मोस्टली बिहेवियरल ट्रीटमेंट की सबसे ज्यादा यूज्ड इंटरवेंशन है फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म.
तो रिवॉर्ड बेस्ड होता है कि छोटे छोटे गोल्स रखे जाते हैं और हर गोल को रिवॉर्ड के थ्रू कुछ रीइंफोर्समेंट देकर हम उनको छोटी छोटी चीजें सिखाती है, और इसमें दुनिया भर की टेक्निक्स होती है जो कि वो गोल्स अचीव करने में हमें मदद करती है। तो बच्चे के बेसिस नीड के ऊपर और बच्चे का टेम्परामेंट देखकर, बच्चे के बिहेवियर और पेरेंटल सपोर्ट, ये सब देखने के बाद ये ट्रीटमेंट गोल्स सेट होती है और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं एबीए में। इसके अलावा एबीए के अलावा स्पीच थेरेपी भी है। जैसे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विद ASD हैव लैंग्वेज इश्यूज, सो स्पीच थेरेपी, उनकी स्पीच डिले होती है, तो स्पीच थेरेपी इज अनदर फोकस एंड अनदर एरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। तो एबीए, अब आप देखो तो कुछ चीजें जैसे एबीए के थ्रू भी वो स्पीच डेवलप कर लेते हैं। अगर एक फॉर्म ऑफ थेरेपी चल रही है उससे भी उनको काफी एनवायरमेंटल एक्सपोजर मिलता है, वही रीइंफोर्समेंट और वही रिवॉर्ड्स यूज करके भी उनकी स्पीच काफी हद तक आ जाती है। बट जिन बच्चों को स्पेसिफिकली स्पीच में इश्यूज होते हैं, कुछ को अलग से हो सकता है, उनको कुछ और वजह से स्पीच डेफिसिट्स हो सकते हैं, उनके लिए स्पीच थेरेपी ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सोशल स्किल्स ट्रेनिंग भी होती है, जैसे कि जिसमें क्योंकि ये सोशल स्किल्स की कमी होती है, इनको दूसरों से बात कैसे करना है ये समझ नहीं आता। अगर IQ भी ठीक है फिर भी उनको दिक्कत ये होती है कि बहुत बच्चे आप देखोगे ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल ही नहीं आता। कुछ बच्चे जिनको समझ है उनको ये भी लगता है कि मैं सामने जाकर बात कैसे करूं और क्या करूं। तो ये चीजों की समझ ना होने की वजह से भी वो आगे इनिशिएट ही नहीं कर पाते। तो इन बच्चों के लिए सोशल स्किल डेवलपमेंट और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पे हम उनको सोशल सिचुएशंस में रखकर कैसे तुम इस सिचुएशन में कैसे, हाउ वुड यू डील, हाउ वुड यू इंटरैक्ट विद पीपल, कैसे इनिशिएट करोगे। इनफैक्ट उनको एक पर्टिकुलर सेंटेंस सिखाई जाती है कि आप किसी से मिलोगे तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं, हेलो बोलो, नमस्ते बोलो, उसी तरह से डिफिकल्ट लेवल्स ऑफ कन्वर्सेशन के थ्रू उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा प्ले थेरेपी है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद किड्स, तो बच्चे डायरेक्टली, ऐसे भी आप देखो तो बच्चे डायरेक्टली अपनी चीजें नहीं बोल पाते हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ तो और डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि वो और भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने प्रॉब्लम्स। तो प्ले थेरेपी के द्वारा हम उनको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं जो कि अदरवाइज आप सीधा बोलो तो शायद वो समझ ना पाए। अब ये तो हो गई बच्चे से रिलेटेड बात, बट एज पेरेंट्स, especially those who have children with autism spectrum disorder, they are also undergoing a high levels of stress with the child, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। डीलिंग विद अ चाइल्ड इज एज सच डिफिकल्ट, एंड डीलिंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज अनदर मेजर चैलेंज, and it is very stressful for the parents as such. So it is very important, the first thing is to spread awareness and second is to educate the parents, especially अगर आप parents को identify कर सकते हो कि these are the children, for example मेरे पास बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे के पेरेंट्स को भी मैं गैदर करके उनको एजुकेशन दूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर पेरेंट को हर चीज पता हो और ऑटिज्म के बारे में हर चीज वो जाने, ये हम अज्यूम नहीं कर सकते। तो जरूरी है कि पहले उनको ऑटिज्म के बारे में बताए, फिर उनके बच्चे के बारे में जानना उनका जरूरी है कि उनके बच्चे का जो केस है उसको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब चीजों के लिए एडुकेटिंग द पेरेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली टीचिंग देम हाउ टू गो अबाउट इट, उनको खुद के स्ट्रेस लेवल्स को वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। At a parental level, this is a very important aspect that we should look into. Also, we should teach them कि what is the importance of routine and structure, क्योंकि खास करके children with autism, they like to follow things in structure and routine, and putting a structure and routine also ensures कि आप बच्चे की needs को on a daily basis you are able to cater.
क्योंकि इनके साथ ऐसा नहीं होता आप एक दिन सिखाओ अगले दिन नहीं सिखा रहे हो, या फिर सिर्फ थेरेपी पे डिपेंडेंट होने से इनमें इम्प्रूवमेंट बहुत कम आती है। तो जो चीज फॉर एग्जाम्पल आप थेरेपी पे भी लेकर जा रहे हो बच्चे को, 1 आवर की थेरेपी, अगर घर पे आके वो चीज रिपीट नहीं हुई तो द चाइल्ड विल टेंड टू फॉरगेट एंड द थेरेपी विल बिकम इवन स्लोअर। तो वो सिर्फ हर दिन के 1 घंटे पे डिपेंडेंट नहीं होना है। सो दैट इज व्हाट द पेरेंट्स शुड बी टॉट, what is the need of maintaining a routine for the child and repeating the tasks that are taught in therapy. That is very important. Also जैसे कोई भी दिक्कत से निकलने के लिए जब हमारे पास सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स, कि जैसे इफ आई एम अ पेरेंट विद अ चाइल्ड with autism, if I connect with other parents, I will also get to know ki how frequent this problem is, कि दूसरों के भी बच्चे ऐसे सफर कर रहे हैं, दूसरे भी मेरे ही स्टेट में हैं, एंड उस वो जानना भी एक सपोर्ट बन जाता है। that itself becomes a support, knowing that there are people on the same boat dealing with the same issues, so I can anytime look forward to them for health and so my own social support. So इसके थ्रू भी आपकी स्ट्रेस लेवल्स काफी कम हो जाते हैं। then nevertheless professional help for any concern, like even as parents, अगर आपको कभी भी स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को तभी ठीक रख पाओगे जब आप खुद सही रहोगे। तो अगर किसी भी लेवल पे आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं या फिर मुझे मदद की जरूरत है, then it is very important that you yourself also seek for professional health, for professional help for any of your psychological issues, because only when you are fine you can take care of your child. Also take and what happens is when you have a child like this, and when the environment, family environment becomes so that everybody's attention is only focused on the child, now there is lack of you avoid spending time, or maybe you do not get time to spend with the other family members, and that further impacts your relationship with everyone. So yes, child is important, you yourself are important, but having that family support, maintaining that relationship is also very important. That eventually will help you to grow with, they will also help you to manage the child together. So take out time for yourself, take out time for all the family members, and also do not take the burden on, put the burden or take the burden as only one parent. A joint approach is very important here. So I think that was my message to the parents. So I would now request if the question and answer session is to be opened, so we can go ahead with the question answers. Thank you, ma'am. There are 2 questions in the chat box. You can check that. It is from Mr. Akash. Okay. Okay, so the first question, wouldn't we be suppressing the autistic traits with this treatment? So which treatment can you, if you can clarify? Okay, so it is not about suppressing, it is about the fun. Now, why do we call a trait a problem? Okay, the child has this trait, we accept the child as he is, but we have to help him to help himself. So if he wants to, if we teach him to communicate, it will be easier for him to deal in this social world. So it is not suppressing the trait, but yes, to help him, enabling one to survive in this world. Okay, so also that we teach him skills so that he can interact with others. So it is enhancing few traits which are deficit in the child. You suppress something which is maybe in excess, or which is which you think that which is appropriate.
but here there is a deficit and it has to match up with the others. So that's how we have to encourage the child to work on that trait. That is what therapy does. And this is, do you have any question after this? Like, I think there is a question, can a brain scan help diagnose autism? yes, can a brain scan help diagnose autism? So brain scans can support your diagnosis, but you cannot diagnose, because if we see for diagnosis, the major core aspects were deficits in social communication, which can be observed, and through the history itself you can gather the information. And secondly, what the second one is repetitive and restrictive interest, so that also can be elicited through a detailed and comprehensive case history. So you do not need a scan to diagnose it. But yes, there are many theories which say that there is some lateralization, some encephalopathy. So scans can support your diagnosis, but it cannot help you to reach a diagnosis. Thank you, ma'am. Okay, so the next question is by Gayatri. How to deal with challenging behavior? Okay, so can you specify what kind of, because children with autism show a variety of challenging behaviors. So if you can specify what challenging behavior you mean, I would be better able to answer you. Okay. So crying and throwing tantrums. Now, ma'am, like we have certain targets for each child. Like we also talk in applied behavior analysis, we set whatever behavior is there in excess and behaviors which are undesirable and which are affecting the functioning of the child. So those behaviors are also kept as targets for treatment. Now, to achieve these targets, you have these treatments are, for example, for crying and throwing tantrums, we need to understand the nature of it. When does the child cry? When does the child throw tantrums? What are the factors which are causing this? Like, for example, a child is crying. What happened just before that? Okay, like what caused the child to cry? And then after the child cried, was there anything in the environment that was reinforcing that behavior? Anything that was that is increasing that behavior in the child? So for example, a child saw something, maybe a child started crying because his favorite toy was taken away from him, and then he started crying, and what happened, because the child cried, the toy was given back to him. Now the child, every time when this happens, the child learns that whenever I cry, I get this, I will get whatever I'm asking for, or whatever is taking, if something is being taken away from me and I cry, I get it back. So when this link develops, the crying behavior increases, and it might happen for all things that the child needs. So we have to understand what is leading to these crying and throwing tantrums, and then accordingly you get to manage. Anything that is reinforcing that behavior is cut off and replaced with a better response to the child, to the throwing tantrums, and gradually we see that these behaviors reduce. So it happens over a period of time. A proper treatment plan is developed for that, and assessment of that particular behavior is done. Is sensory integration on top of all management? Sensory integration is a part of autism. See, like I told you, key social deficits, behaviors, and sensory issues, if we see, these are different symptoms. So for sensory issues, you will have sensory integration therapy. But for others, you will, like for example, if you have fever, you have to take paracetamol for that, or whatever the cause is, accordingly you have to
give the medication. But if you give medication for some other thing, so that particular treatment might not be effective for the sensory issues here. So I will not say that it is on top of all treatment, but yes, it is a major part of treatment. Thank you, ma'am. I think we can move ahead with the next session. Most of the questions will be answered in that session as well, and post that we'll have again a Q&A session. Okay. Thanks a lot enlightening us about the autism and spectrum disorders. Before moving ahead to the next session, so I would like to share a small video where you will see most of our heroes. When I say heroes, these are once upon a time, or they are part of the spectrum, or they had some disorder, but they have now come up out of that, or they are progressed. Are you? Hi, Alaika. Hi. How old are you? How old are you? Very good. Okay, you are 7 years old. Okay, and what is your name? What is your name? Lale. Very good. Alaika Nandi. Okay, and what is your sister's name? What is your sister's name? Lale. Okay, thank you all. Now I would like to invite our next speaker to take us through the modification behavior or the management of autism. Ma'am, can you please come and share your screen? Hello, good evening one and all. My name is Smriti Sarita Majhi. I'm a behavior modification therapist at Heron Wellness. Today, on the special occasion of World Autism Awareness Day, I want to tell you regarding the treatment and management of autism in a better way. When we say treatment and management of autism, we talk about how to teach the children different kind of skills like social, life skills, and other things. So for that, I'm going to share my screen with you all. So, is my screen is visible to everyone? No? Am I audible? Yes, yes, it's visible and you are clearly audible. Please go ahead. Okay. Just a minute. So, on the occasion of World Autism Awareness Day, the theme behind this day 2023 is inclusion. Inclusion in every aspect, at work, at school, at society, and in different policy making things, and in arts also. So let's move towards what I am going to cover in this session. I'm going to talk about what is behavior, detailed analysis of behavior, what is applied behavior analysis therapy, how it can help us
the different kind of teaching techniques we use in applied behavior analysis, the individualized education plan and its importance in the effectiveness of applied behavior analysis, and most importantly, the parents' role in effectiveness of ABA. So the first thing I want to address is what is behavior? So when we talk about behavior, we talk about the observable and measurable aspect of our actions. Whatever we see in different persons, like I'm talking now, I'm sitting here and I'm talking now. You all are listening to me. Someone is standing, someone is running, someone is crying, someone is sleeping. So all these are observable. We can observe and see them and observe them. So this is called a behavior, the way we act or behave in a certain situation. Then move towards ABCs of behavior. What is that? A for antecedent, B for behavior, and C for consequence. Antecedent is the part which is, or we can say it is the stimulus that comes before, just before the specific behavior. Then the behavior, what we do in that situation in response to that specific stimulus, and the consequence, how another person or how our society or our environment reacts to it, or what occurs after the specific behavior. Okay, so let me give you an example so that you can understand better. For example, you have taken your child to a toy shop. Okay, so the child, so this is the antecedent. We have taken to our child to a toy shop. This is the antecedent. Then the behavior. The child is pointing to a toy and asking for it. This is the child's behavior in response to the seeing of the toys or anything, or going to the toy shop. And consequence. What occurs after the behavior? What occurs after the child asked for a toy from you? So if we say, yes, we are buying you it, then the child is happy. So this is the consequence. Okay. So am I clear in what is ABCs of behavior, antecedent, behavior, and consequence? Okay, so let's move forward. मैं इसको हिंदी में भी समझाती हूँ सबको कि जो ABC of behavior है वो antecedent, behavior and consequences को बोलते हैं. ये जो ABC है तो उसमें antecedent क्या है? जो behavior जो है उसके पहले जो एक stimulus आया, उसके पहले का जो situation है उसको हम antecedent बोलते हैं. Immediately before the behavior occurs. Behavior क्या है? इस जो स्टिमुलेशन है, एक स्पेसिफिक स्टिमुलेशन, उस पे जो हमने रिएक्ट किया या फिर जो बच्चे ने बिहेव किया या फिर कोई किसी ने बिहेव किया, किस तरीके से रिएक्ट किया, तो उसको बिहेवियर बोलते हैं. देन कॉन्सिक्वेंस, इमीडिएटली आफ्टर द बिहेवियर क्या होता है, रिजल्ट क्या हुआ. मानिए कि आपके बच्चे को हम एक लेके गए टॉय शॉप में, बच्चे ने बोला कि ये मुझे चाहिए, ये वाली टॉय चाहिए. फिर हमने जो बोला उसको कि हाँ ठीक है ये ले लो, तो इसमें एंटीसीडेंट है जो टॉय शॉप को हम लेके गए, दैट इज द स्टिमुलस. फिर बिहेवियर है, बच्चे ने हमको बोला, और फिर कॉन्सिक्वेंस कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, बच्चे ने हमको मांगा, हमने उसको दे दिया. और एक एग्जांपल मैं दूंगी एक प्रॉब्लम बिहेवियर का. ये एक बेसिक जनरल बिहेवियर था. एक प्रॉब्लम बिहेवियर का मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. मानिए कि बच्चा रोने लगा, हमने मना कर दिया और बच्चा रोने लगा क्योंकि हमने बोला कि ये तो टॉय है तुम्हारे पास, तो हम फिर से नहीं देंगे. तो बच्चा रोने लगा उस टाइम पे कि नहीं 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 मुझे चाहिए, जिद करने लगा पूरा. फिर आपने कॉन्सिक्वेंस में क्या बताया कि हाँ हाँ ले लो तुम. रो रहा है क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हुआ कि हमें थोड़ा एम्बेरेस्ड फील हुआ कि बच्चा एकदम टॉय शॉप पे रो रहा है, एकदम उसको चाहिए, तो ठीक है हम ये दे देते हैं बच्चे. तो इसमें क्या हुआ, ये जो कॉन्सिक्वेंस है आपका,
तो इस पे डिपेंडेंट है कि वो नेक्स्ट टाइम जब वो टॉय शॉप में जाएगा, जब वो किसी भी चीज के लिए जिद करेगा, तो वो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। क्योंकि आपने इस बार तो उसके रोने पे दे दिया है, तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से रोना स्टार्ट करेगा डायरेक्टली, पर वो आपको बताएगा नहीं फिर। तो ये एनालाइज करके हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में जो होता है थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। 1 second, my slides all stuck. Okay. So in applied behavior analysis, we analyze the antecedent of the behavior, what comes before the behavior, what is the cause of the behavior, then the behavior, and then the consequence, what comes after the behavior. By analyzing these three things, we can change and plan well in a before the behavior occurs. और तो वो एग्जाम्पल के साथ ही समझाती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बच्चे को हम बोलेंगे, दो चीज हम कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए, जो प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चे का आ रहा है। तो हम उसको टॉय शॉप लेके ही नहीं जाएंगे, या फिर ये बोल देंगे उसको पहले से ही कि जो खिलौना तुम्हारे पास है वो फिर से तुमको नहीं दिया जाएगा, दूसरा कुछ ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने बार्गेनिंग किया और बच्चे को रेडी कर लिया पहले से ही, सेम खिलौना तुमको फिर से नहीं मिल सकता। तो बच्चा भी समझ गया है। अगर फिर से बच्चा वहीं पे जाके सेम खिलौना के लिए रो रहा है, देन यू जस्ट इग्नोर। और आपने इग्नोर किया, बच्चा रोया, कुछ टाइम के बाद आप लोग घर वापस आ गए, तो बच्चे को आप अगर नेक्स्ट टाइम पे कहीं पे मॉल पे जा रहे हैं, कोई शॉप पे जा रहे हैं, जब भी खिलौना देख रहा है बच्चा सेम चीज जो उसके पास है, तो वो फिर से नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आपने नहीं लाया था, आपने उसकी बात नहीं मानी थी। तो ये इसमें क्या हो रहा है, बच्चा भी अब हमको ऑब्जर्व कर रहा है कि पहले जो क्या हुआ, मैंने मांगा, मम्मी ने दी, मैं रोया, फिर मम्मी ने दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं रोया लेकिन मम्मी ने नहीं दिया। तो वो नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो ये बिहेवियर वो लाएगा ही नहीं कि सेम खिलौने के लिए जिद करना, ये वो लाएगा ही नहीं। So in applied behavior analysis, we analyze this. We analyze each and every behavior of the child in which the child is facing some kind of issues and some kind of limitations in different kind of skills. So we analyze those things. We break into different parts. Because in autism, what happens? It is very difficult for a child to learn a complex behavior. Very difficult. Let's take, for example, eye contact. Because eye contact is a major issue in autism. Let's take example, making eye contact. So we break into different parts. We first teach the child how to respond to the person when someone is calling. Because unless and until the child is responding to you, he cannot make eye contact. Okay. Then we start from very basic. We take 3 seconds, 5 seconds target, 10 seconds target to make eye contact. Then we apply different kind of interventions and process to strengthen his or her eye contact. Okay. So applied, as Shelly ma'am said before, ABA is the gold standard treatment for core ASD deficits because it is the science of behaviorism. It teach to learn some behavior and also unlearn the undesirable behavior. It does not only teach the child different kind of skills, it also unlearn the behaviors. It also helps in unlearn the unwanted or problem behaviors. Then we use applied behavior analysis on a one-to-one basis. It is not a group therapy. It is we do not conduct it in a group setting because it is one-to-one. A child's behavior is being observed, then analyzed, then an individualized education plan is being made. Then we apply the interventions according to the child's needs and limitations.
We apply principles of reinforcement, prompt, fading, chaining, and shaping, and also token economy and other principles. I will explain briefly regarding reinforcement, prompt, fading, chaining, and shaping. So reinforcement क्या होता है? मानिए कि reinforcement किसी भी टाइप का हो सकता है कि ये किसी भी टाइप का हो सकता है कि ये जो है आपका सोशल प्रेज हो गया, या फिर कुछ एडिबल्स हो गया, टेंजिबल्स हो गया, कुछ टॉयज हो गए आपके, या फिर किसी को सोशल कांटेक्ट अच्छा लग रहा है, मानी कि मम्मी या फिर पापा का हक ही उसके लिए काफी है एक बच्चे के लिए, यही उसका रिइंफोर्समेंट हो जाता है। तो जब कुछ हम अच्छा करते हैं, मानिए कि हम लोग सब, यू ऑल आर वर्किंग, सो व्हेन वी वर्क and if we do not get salary, then we are not going to work for the next month. We will change, we will switch our job. Okay, so for children with autism, it is very important to use reinforcement because the motivational factor is very less in them. Social motivations. When a normal child knows, if I study for the exam, then I will get good grades. But a child with autism, he does not know this thing. He does not know this factor. Okay, so we need to identify what is the currency of the child. That means कि बच्चे को कौन सा चीज पसंद है, कौन सी चीज से वो मोटिवेट होता है, वही हम उसको मोटिवेशनल फैक्टर, मानिए कि एक टास्क उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, या फिर हमने प्रॉम्प्ट देके परफॉर्म करवाया है, फिर भी हमको रिइंफोर्समेंट देना है। रिइंफोर्समेंट इन सिंपल लैंग्वेज ए प्राइज, उसको हमको देना ही देना है ताकि हम उसको स्ट्रेंथन कर पाए फॉर द नेक्स्ट वांटेड बिहेवियर टू ऑफर, फॉर द नेक्स्ट टाइम जब हम उसको कुछ करवाए तो वो हमको कोऑपरेट करे, क्योंकि उसका मोटिवेशनल फैक्टर अभी इंटैक्ट है। तो उसको जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि रिइंफोर्समेंट एक बच्चे के लिए होता क्या है, और ये नहीं है कि अभी जो एक बच्चे को पसंद हो वो आप अगर 1 महीने के लिए दे दी तो नेक्स्ट टाइम भी उसको वही पसंद होगी, ऐसा नहीं है, ये चेंज होता रहता है। सो एज पेरेंट्स you need to observe this, you need to explore, you need to use different kind of reinforcements. वो कौन सी चीज से बच्चा मोटिवेट हो रहा है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। देन प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? मानिए कि जैसे कि कोई लाइफ स्किल सिखा रहे हैं हम बच्चे को, ब्रश करना, सो हमने उसको विजुअल प्रॉम्प्ट देने की कोशिश की, कोई चार्ट दिखाया उसको जहाँ पे एक टिथ है, उसका फोटो है, ब्रश है, वो कर रहा है, तो ये सारा विजुअल क्यूज हो गया, और हमने करके दिखाया कि ऐसे ब्रश करो, ऐसे करो, फिर ब्रश करो, तो ये विजुअल क्यू हो गया, हमने उसको दिखाया करके कि ऐसे करें। अगर बच्चा हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, if the child is does not looking at us, तो हमको क्या करना है? तो हमको इंस्ट्रक्शन देना है पहले, फिर हम उसको फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमने ब्रश, उसका हाथ पकड़ा, उसको ब्रश पकड़वाया, पेस्ट लगाया, फिर उसको ब्रशिंग स्टार्ट किया, तो ये हो गया फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट। So in applied behavior analysis, we teach the children different kind of skills through prompts, providing different kind of prompts. Visual cues, instructions, verbal prompts, textual prompts, and also full physical prompts. Then fading. Fading क्या होता है? माने कि हमने स्टार्टिंग में उसको बहुत सारे prompts दे, full physical prompt need करा है बच्चा, लेकिन after consistency practice, you can notice a change in your child, that he is also initiating, he is also taking the brush out of the stand, and he is also trying to take the paste out of the tube. So इसमें क्या होता है कि हमको prompt थोड़ा fade करना, हमको वहीं पे रुक जाना है कि हाँ बच्चा तो कर रहा है, उसको करने देते हैं, क्योंकि जब तक उसको सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं आएगा तब तक लर्निंग प्रोसेस का जनरलाइजेशन नहीं हो पाएगा। So we wait and fade the prompt.
Then chaining. Chaining is chaining and shaping. We break down the complex task in different smaller parts and easy steps so that it will be easy for the child to learn. Then, the next slide. 4 ways how ABA can help us. Because ABA is proven to be the gold standard for treating autism, treating and managing autism. So let's discuss 4 ways how can we help us. The first one is improve life skills and encourage independence. So through ABA, we can teach the child different kind of life skills like brushing, as we discussed, bathing, and sleeping at his own, feeding oneself, changing clothes, wearing shoes and socks, combing hair. All these things we can do gradually. In a gradual manner, we can teach the child how to do all these life skills, how to do all these skills independent. We can encourage them through ABA. And as we know, the encouraging factor is the reinforcement, the currency of the child, as we can say. This is the currency of the child that motivates the child to perform better because he wants that. Okay. Then in social communication, as Shelly ma'am said, in social impairment is a major dysfunction in autism spectrum disorder. With ABA, with the help of ABA, we can boost the children's eye contact, command following, imitative skills, group skills, etc. So when a child comes to us, we try to know what are all the learning to learn skills, whether the child knows the basic skills to learn anything. And these are the basic social contact, social skills. Copying, when we try to teach one child कि ऐसे करो, तो वो नहीं देख रहा है हमारे तरफ, तो हम क्या करते हैं, उसको करवा देते हैं. तो ये कॉपिंग और इमिटेटिव स्किल, ये एक बेसिक सोशल स्किल है जिसके थ्रू बच्चा जो सीखता है डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल स्किल्स. बात करना हो गया, वोकल इमिटेशन बोलते हैं, बात करना हो गया, या फिर मम्मा ने कि किसी को रिस्पॉन्ड करना हो गया, ग्रुप स्किल्स परफॉर्म करना हो गया. ये सारी जो बेसिक सोशल स्किल्स हैं, ये बच्चे में है कि नहीं, पहले हमको ये देखना. फिर आई कॉन्टैक्ट, फिर नेम, रिस्पॉन्डिंग टू नेम कॉलिंग, बुलाने से सुन रहा है कि नहीं. अगर बुलाने से नहीं सुन रहा है बच्चा, तो हमारे बात को वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा. तो बेसिक स्किल्स जो ये है, उसको पहले डेवलप कराने पड़ते हैं. सो ABA इसमें हेल्प करता है कि इसको हम ब्रेक करें इन स्टेप वाइज एंड सिंपल स्टेप्स. फिर उसको सिखाया जाए विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट्स, रिइंफोर्समेंट, शेपिंग एंड चेंज एंड अदर काइंड ऑफ मेथड्स. इसमें ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा हो जाता है. कैसे कि माने कि बच्चे को लाइफ स्किल्स आ रहा है, इंडिपेंडेंट वो हो चुका है, स्पीच आ गया है, बच्चे का बात करने लगा है, रिस्पॉन्ड करने लगा है दूसरों को, जो सोशल स्किल्स है. पीयर ग्रुप, अपने पीयर ग्रुप में घुलना मिलना. When we are taking our child to a park, he is not looking at, he is busy in his own world, so he cannot form social contacts. तो वो सारे चीज जो दूसरे बच्चों का हाथ पकड़ना, उनके साथ में टर्न टेकिंग गेम्स खेलना, खुद से इनिशिएट करना कोई गेम, खुद से खुद को इंट्रोड्यूस करना, हेलो आई एम दिस. तो ये सारे जो स्किल्स है, ये सारे थ्रू ABA में आ जाते हैं. Then it also improves your parenting skills. How? As if you can remember my first example of ABC analysis, that was a general behavior. We are taking our child to a toy shop. He is asking for it, and we are giving it. Okay. So in that thing, you also know
अगर हम नेक्स्ट टाइम फिर बच्चे को लेके चले, फिर बच्चे ने जिद किया कि मुझे लेना है, तो हमको पता है कि हमको क्या करना है। इसमें इधर हम बार्गेनिंग कर सकते हैं कि ये तो नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ ले लो क्योंकि ये है तुम्हारे पास, या फिर अगर आपको नहीं देना है तो आप मना कर दे कि नहीं अभी तो टॉयज नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे। ओके, तो ये आपने दो ऑप्शन से सीख लिए। तो AB helps in improving your parenting skills also. You get more involved with your child. You better observe your child. You better know your child's unique limitations and needs. And also, you also observe the better your child, in which area your child can excel, because you are observing your child in a detailed way. So ABA can help you in this thing. Move to our next slide. So there are two major teaching techniques that we use in applied behavior analysis for autism. One is discrete trial training and another one is natural environment training. So let's understand it one by one. What is discrete trial training? It is a structured setting. In a structured setting, we decide that the therapist decide the setting, the materials you are going to use, you and your child is going to use. It is mostly sit down session. As you can see here, it is a sit down session. You maintain the eye contact with your child. You have a chair, table, and you are sitting in a very formal manner, and you are teaching different kind of skills to your child. Also, in discrete trial training, therapists decide how many times, how many trials needs to be taken. मानिए कि हम बच्चे को इमिटेटिव स्किल सिखा रहे हैं और हम उसको रोली पोली सिखा रहे हैं, ऐसे करो, हमने प्रॉम्प्ट दिया, बच्चे को करवा दिया, देन वेरी गुड, देन गिव योर रिइंफोर्समेंट, आपने दे दिया, फिर नेक्स्ट टाइम हम फिर वही रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है वो एक बार में मे बी वो अटेंशन नहीं दिया है हमारे ऊपर, या फिर क्या कर रहे हैं वो एक बार में अटेंशन नहीं दिया है. सो इन डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग व्हाट वी डू इज रिपीटिशन, बार बार एक कमांड को, मानिए कि एक टास्क है इमिटेशन स्किल, हम उसको बार बार करवा रहे हैं, कभी 3 बार करा रहे हैं, कभी 5 बार करा रहे हैं. तो जितना स्टिमुलस ले लिया है आपने, उतना ही आपने डिसाइड कर लिया है कि ट्रायल कितना है इसमें, तो हम उसी हिसाब से करा रहे हैं. ओके, और इसमें क्या होता है कि जो टीचिंग स्टिमुलाई होता है, मानिए कि हम जो रोली पोली करा रहे हैं वो बच्चे को नहीं पसंद, वो बच्चे के लिए रिइंफोर्समेंट नहीं है, हम उसको कुछ अलग से रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं रोली पोली करने के लिए. ओके, सो इसमें क्या होता है, द रिइंफोर्सर्स आर टिपिकली अनरिलेटेड टू द टीचिंग स्टिमुलाई. इसमें जो रोली पोली करना होता है ये बच्चे के लिए एंजॉयबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम उसको इमिटेशन सिखा रहे हैं, तो हम उसको डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग में विथ प्रॉम्प्ट्स सिखा रहे हैं, एंड जो उसका फेवरेट चीज है एज रिइंफोर्समेंट हम उसको दे रहे हैं. देन लेट्स अंडरस्टैंड नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग. तो नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग क्या होता है, मानिए कि जो हमने अभी एग्जांपल दिया कि इमिटेशन स्किल्स को हम ऐसे बैठे नहीं है, हमने गाना चला दिया है और हमने बच्चे को डांस करते करते सिखा रहे हैं कि ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो. तो ये सारा हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग. यहाँ पे कोई चेयर टेबल नहीं है, फिक्स्ड ट्रायल्स नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ कंट्रोल्ड रिइंफोर्समेंट नहीं है, कुछ नहीं है. The kid is enjoying the music and dancing. So हम ट्राई कर रहे हैं कि ये भी थोड़ा कर, लेकिन the most important thing here to remember is we cannot use natural environment teaching in the beginning of the therapy procedures, because जब तक हम बच्चा को पता ही नहीं है कि इमिटेशन करना कैसे है, कॉपी करना कैसे है सामने वाले को, तो हम डांस करें या फिर जो करें तो वो उसको कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, वो हमको देखेगा भी नहीं, तो देखेगा नहीं तो कॉपी भी नहीं करेगा.
तो पहले ये जरूरी होता है ABA में कि पहले हम डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग्स ले ले, पहले फिक्स्ड ट्रायल्स में बच्चे को स्किल्स लर्न करा दे, फिर जाके हम नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग पे ले जाए बच्चे। मानिए कि बच्चे को हम काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग में क्या होगा, टेबल पे बिठा देंगे, जो कुछ मानिए कि पेंसिल्स हो गया, बीट्स हो गया, वो उसको दे देंगे कि देखो काउंट करते हैं कैसे, तो काउंट करना हमने सिखा दिया। फिर बच्चा थोड़ा लर्न कर लिया है ये चीज, हमको पता है कि बच्चे ने काउंटिंग लर्न कर लिया है, नंबर्स भी आते हैं उसको। फिर हम उसको नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग में ले जाएंगे, हम उसको पूरा घर घुमाएंगे, देखो कितने विंडोज है हमारे घर पे, कितने डोर्स है हमारे घर पे। ओके, सो एम आई क्लियर रिगार्डिंग द एग्जाम्पल्स regarding discrete trial training and natural environment teaching? Any questions as of now? Okay, so let's start our next part. Then what is individualized education plan and its importance? जो जिनके बच्चे हैं अभी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में, तो वो लोग ये वर्ड बहुत सुने होंगे कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। Then let's know what is it. It is an personalized written plan which is developed by the therapist after observing the child thoroughly, after talking to interviewing with parents and using various assessment methods, various assessment tools. ये क्यों बनाया जाता है? What is its importance? Because every child is different from one another. So likely their skills are also different. कोई eye contact कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, कोई copy कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है. So it's very important to know at which level the child's skill is. Then only we can plan the intervention. Because in ABA, we go in a stepwise manner. Once a skill is learned, level 1 of skill is learned, then only we can go to the level 2. For example, जैसे अभी हमने imitation का example लिया है, तो मानिए कि 1 स्टेप इमिटेशन बच्चे को आ गया, हमने बोला ऐसे करो तो बच्चा ऐसे कर रहा है, ओके। फिर जाके हम उसको 2 स्टेप पे लेके जाएंगे, फिर जाके 3 स्टेप पे लेके जाएंगे, ऐसे करो और ऐसे करो, ओके 3 स्टेप। लेकिन स्टार्टिंग से अगर हम 3 स्टेप स्टार्ट कर दे, 3 चीज करवाना चाह रहे हैं बच्चे को, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पहला ही स्टेप नहीं आ रहा है, 1 स्टेप ही उसको नहीं आता। So it's very important to know and assess and observe the child before planning his or her interventions. And in individualized education plan, we do the exact thing. We first observe the child, talk to the parents regarding the child, we do the assessments, then only we write the individualized education plan, which is very, very, very much important for to cater the unique needs of child and different kind of challenges the child face. Okay, so ये क्या होता है individualized education plan? इसमें क्या क्या included रहता है, जिससे कि बच्चे का हो गया एक ओवरऑल आपका डिटेल्ड एनालिसिस रहता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में। क्या स्ट्रेंथ्स है बच्चे के, क्या नीड्स है बच्चे के, क्या चैलेंजेस है उसके बिहेवियर में, कौन सा प्रॉब्लम बिहेवियर वो अभी दिखा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम बिहेवियर इज द बैरियर इन लर्निंग। माने कि बच्चे का सीटिंग टॉलरेंस ही नहीं है, आई कांटेक्ट ही नहीं करता है, तो ये सारा जो चीज है, और टेंट्रम्स बहुत ज्यादा है, चीजें फेंकना, सेल्फ इंजुरियस बिहेवियर हो गया, खुद को काटना, फिर दूसरे को हार्म करना, ये सारा जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं, ये पहले वी नीड टू नो व्हाट आर द बैरियर्स, देन ओनली वी कैन गो अबाउट द इंटरवेंशंस इन a detailed way and in a successful way.
देन कौन से दिन आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, असेसमेंट कब हुआ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक इट, टू ट्रैक द रिकॉर्ड ऑफ द child with special needs, because आफ्टर 6 months और आफ्टर 3 months हम उसको फिर से रीअसेसमेंट करना बहुत जरूरी है कि वेदर द इंटरवेंशन इज वर्किंग ऑन द चाइल्ड और नॉट, वेदर द प्रैक्टिस दैट वी हैव डिसाइडेड फॉर द चाइल्ड कि सच में प्रैक्टिस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. अगर ये काम नहीं कर रहा है देन डू यू नीड टू चेंज द प्लान. तो ये बहुत जरूरी है कि डेट मेंशन करना और ट्रैक रखना कि कौन सी स्किल पे कौन सा डेवलपमेंट हुआ और कब हुआ. ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है सो दैट वी कैन प्लान कि हाँ तो ये बच्चा 3 महीने में ये स्किल सीखा है तो इसको नेक्स्ट स्किल सीखने में 2 महीना लग जाएगा. ओके, तो ये जब 2 महीना लगा रहा है तो नेक्स्ट स्किल सीखने में इससे कम टाइम लगाएगा, क्योंकि धीरे धीरे बच्चों का क्या होता है स्किल्स डेवलप होने लगते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक. एंड ऑल्सो जब आप इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे, ट्रैक करेंगे, then it will also boost your confidence regarding the therapy you are providing, regarding your child's capabilities. तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा कि no, my child can also grow and excel, and I can also include my child in mainstream. So ये कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है. देन साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्या होता है बच्चे का. साइकोलॉजिकल प्रोफाइल जो उसका डायग्नोसिस है और कुछ प्रॉब्लम्स अगर है तो हेल्थ कंडीशंस में हम उसको इंक्लूड करते हैं. ये सारा चीज एक आईपी प्लान में रहता है. ओके, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हिच इंटरवेंशंस आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द चाइल्ड. ये एक डिटेल्ड प्रोसीजर के साथ आपका रहता है आईपी प्लान में कि क्या इस बच्चे को ये स्किल्स है, इसके दीज आर द टारगेट्स एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर अचीविंग दिस टारगेट्स. ये सारा डिटेल्ड एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में रहता है. देन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सक्सेसफुल in effectiveness of applied behavior analysis, parents' role. Because when we go to a center or we are taking therapies, it is for 1 hour or 2 hours hardly. So बाकी का टाइम बच्चा क्या कर रहा है, बाकी का टाइम प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं वो सारा स्किल्स. तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स खुद से भी प्रैक्टिस कराए. पेरेंट्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट in the effectiveness of any kind of therapy that we are providing for treatment and management of autism spectrum disorder. So एक consistent manner में होना चाहिए. जो आपके थेरेपिस्ट ने आपको बताया है कि ये प्रोसीजर है वो कंसिस्टेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए. मानिए कि एक इंस्ट्रक्शन है इमिटेटिव स्किल में कि ऐसे करो, तो ऐसे करो ही आपको डेली बोलना है. आपको ऐसा नहीं बोलना है कि देखो मैं कैसा कर रहा हूँ करो, मम्मी को इमिटेट करो, देखो मैं कैसे कर रही हूँ, और देखो ऐसे ऐसे करो, देखो पापा कैसे कर रहे हैं करो. ये सारे जो कॉम्प्लेक्स, इतने सारे जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं हमें बच्चे को नहीं देना है. बिकॉज ही हैज ऑल्सो लैंग्वेज जो है लैंग्वेज डेफिसिट्स भी है, बोथ रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव. उसको समझने में भी प्रॉब्लम है और एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम है जो लैंग्वेज हम लोग इन डे टू डे लाइफ यूज कर रहे हैं. तो उसके लिए हमको एक शॉर्ट, सिंपल एंड टारगेट ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शन ही देना है और वो कंसिस्टेंस होना चाहिए कि यही हम डेली बोल रहे हैं बच्चे को. ओके, एंड ये जो एक कनेक्शन आपके बच्चे के साथ बनाना बहुत जरूरी है कि आप बच्चे से कितने कनेक्टेड हैं. कुछ पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि हम तो बच्चे से कनेक्टेड हैं ही. नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कनेक्शन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर फिजिकल कनेक्शन और ए फैमिली कनेक्शन. वी आर टॉकिंग अबाउट द रैपो बिल्डिंग प्रोसेस. आप जब बच्चे को कुछ सिखाने के लिए बिठा रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्स कैसा है जो बच्चे की तरफ.
आपका रिस्पॉन्स कैसा है? क्या आप चिल्ला रहे हैं? क्या आप गुस्सा कर रहे हैं? क्या आपकी एंजाइटी जो है आपके चेहरे पे दिख रही है कि ये तो नहीं सीख पा रहा है? क्या आप ये दूसरों को बच्चे के सामने ही बोल रहे हैं? तो ये सारे जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं रापो बिल्डिंग। तो बच्चा जो क्या होता है, बच्चा ऑटिज्म में समझ पाता है कुछ हद तक, जैसे कि एज बढ़ता है तो बच्चे भी समझने लगते हैं कि क्या है। तो आपने गुस्सा किया, आपने एक मतलब हाथ उठा लिया, तो बच्चे को वो फील होगा कि माय पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विथ मी, भले ही वो एक्सप्रेस ना कर पाए अपने जो लैंग्वेज में या फिर एक्सप्रेशंस में या फिर रिएक्शन में, लेकिन वो उसको एक नेगेटिव पेरेंटिंग और एक पॉजिटिव पेरेंटिंग में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपका रैपो बिल्डिंग कैसे हो रहा है बच्चे के साथ। वो जो कुछ टाइम आप बिठा रहे हैं बच्चे को दिन के, उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हैं बच्चे को। आप बोलेंगे कि मैं तो इसके मतलब मैं तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, फिर मैं ऐसे नहीं कि मैं हमेशा इसको डांटती हूँ, नहीं। वो हमको पता है कि पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, बट उस टाइम पे आप कैसे कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं उसको, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, ये बहुत मैटर करता है कि आपको और बच्चे का, क्योंकि बच्चा नहीं सीख पा रहा है। इट इज अ लेंथी प्रोसेस, थेरेपी इज अ लेंथी प्रोसेस एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। ओके, सो जो आपका जो एंजाइटी है वो आपको नहीं दिखाना है बच्चे को। एज शैली मैम सेड कि वो हम दूसरा कुछ करेंगे, हम इधर प्रोफेशनल हेल्प लेंगे, फैमिली से हेल्प लेंगे, सपोर्ट ग्रुप से हेल्प लेंगे, लेकिन हम बच्चे के सामने अपना एंजाइटी शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर उसके हमारे और बच्चे का जो रैपो बिल्डिंग है सेशन में, जो टास्क कराने में, उसमें फिर दिक्कत पैदा कर देंगे। ओके, और बच्चे के कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है उस चीज से। ठीक है, फिर अपने लिए जो है, अपने लिए, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बहुत ही लेंथी, एकदम पेशेंस बहुत चाहिए और स्ट्रेसफुल होता है, तो आप अपने लिए भी टाइम निकालिए और प्रोफेशनल हेल्प लीजिए अगर चाहिए तो। फैमिली से मिलिए घुलिए और अपना ख्याल रखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप खुद का ख्याल रख पाएंगे तो ही जाके आगे बच्चे का ख्याल रख पाएंगे। एंड यू कैन, बिकॉज पेरेंट्स, एज पेरेंट्स यू पीपल आर प्लेइंग the most important role in the successful treatment and management of autism in your child. Okay, so with this, I would conclude कि family education is very much important in this thing, because खाली एक ही parent, ऐसा नहीं है कि एक ही parent को कराना है, दूसरे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं फैमिली में, दूसरा भी पेरेंट इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो बच्चे के लिए बेनिफिट के लिए होता है। इट हेल्प्स इन मोर ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन बच्चे को करने में इजी हो जाता है कि मुझे इनको भी रिस्पॉन्ड करना है और इनको भी रिस्पॉन्ड करना है, फिर दूसरे को भी रिस्पॉन्ड करना है। तो मानिए कि आपने फैमिली में 4 लोग दे दिए बच्चे को बात करने के लिए, तो आप सोचिए कि आपका बर्डन भी शेयर हो गया, बच्चे का प्रैक्टिस जो है, जो इंटरवेंशन प्लान किए हैं प्रैक्टिस कराना, वो भी बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि सबने एक एक बार करा लिया है। तो कैसा रहेगा सोचिए। सो शेयरिंग burden in therapy procedure is very important. Family education and involvement is the crucial for the successful therapy procedure. Okay, with this I would conclude my session. If anybody has some questions, please ask. Thank you, ma'am. I have allowed the mic unmute button. Anybody if you want to ask question, आप unmute कर सकते हैं, question पूछ सकते हैं. Excuse me, ma'am. I need to ask a question. Is it audible for you? Yeah, audible. Is it audible? Yes, sir. It is audible. Regarding the autism spectrum disorder, is there any particular age? Sorry? Any particular age at which we can
find the children's abilities, whether they can be in the academic or they cannot be in the academic. Sorry, sir, They can you be repeat your question? extracurricular Your voice got activities. Sir, your voice is breaking. Can you please repeat your question? Is there any particular age? Is there any particular age? Is there any particular age at which the children we can identify whether we can make the children to include in the education academics? For autism, autistic We children? have to focus on extracurricular activities. No, there is no such particular age, because as we can see in normal children, there is no such particular age. It depends upon the interest and capabilities of the child. For the autistic child, it's not the age factor, it is the skills factor. How capable the child is. How capable the child is, what are his skills. Depending on that, we can teach him different kind of extracurricular activities like swimming or dancing or gymnastics. All these things we can provide the child formal training, but depending on the skills of the child. If a child is not able to balance his body, he is not aware about his physical balance, so we cannot teach him swimming or cycling, all these things. We need to first teach him regarding how he can balance his body, right? So the skills and capabilities come into plays a big role. Any special assessment skills available to find their academic level of performance for particular autism? In autism, as we use our clinical psychologist, ma'am will tell you more regarding this. Shelly, ma'am, can you add something? You are on mute, please. Can you please repeat the question? Is there any particular assessment scale to identify the academic performance of the children? Your voice was not clear, but Yeah, if I'm not wrong, the question. I will type it. Yes, Is there yes, a particular assessment to find out the academics of a child? Any assessment to find out the academic If he skills is of the child? good or not? Okay, so see, the first, there is no such scales where you have only academic performance to be tested. So even for normal children, the academic performances from the reports that we get from school. So teachers are the first ones, and even if you're teaching the child, you will be the first one to identify in which subject the child is faring well, or the concepts, if there is any special ability in the child regarding to certain aspects. But yes, if there is any deficit or any difficulty, if you feel, so there are people, children may have some learning deficits. So there is screening scale for learning disabilities. So in that, if there is any reading issues, or if there is any comprehension issues, that can be found out using that screens. So that is screening scale for learning disabilities. But when we talk about academic performance only, then also IQ assessment comes into play here, because it also depends on the IQ of the child. So IQ can give an indication whether the child might perform well, but it will be an indirect indication. Once the child is 3 to 4 years and you start teaching the child, that's how you can observe whether the child is able to perform at his level or not. Thank you. Hello. Thank you. Excuse me, ma'am. Yeah. Hello. Good evening, madam. Yeah. Good evening, madam. This is Vishwanath. Actually, I have a question regarding autism students in academic. What is the IQ levels of autism students or peoples in academic sections below 10 years? Is it audible, madam?
Yes. So if it is not age specific, to be clear, like the IQ doesn't change so frequently. Like it will not be different below 10 years, or it will not change after 10 years. So the IQ, if the child has an IQ of 70 and above, then the child will be able to learn, the child will be able to grasp concepts, and we will be able to teach the child, train the child, especially in academic terms. But when the IQ is less than 70, then we have intellectual disability along with autism. So 1/3 of children with autism have intellectual disabilities. So it is very important to see whether the child has an IQ below 70 or above. If it is closer to 90, or it is average, 90 to 110 is the average IQ range. If the child falls in that, that means the child can be well taught and well trained academically. Okay, So, okay, thank you, madam. It's clear. Okay, ma'am. Good evening. yes, good evening. मैम ये मेरा बेटा है जो कार्नर आई करके देखता है, थोड़ा साइड कर। हाँ, बोलिए। Maybe their network is problem. So anyone else? Yes, ma'am. But ये बोलता नहीं है, Okay. बात नहीं करता So खुद से। corner sighting is a symptom in autism. और जो बोल नहीं रहा है, तो उसको आप करेक्ट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, so we can develop that skill. हेलो मैम। हेलो, हाँ मैम शुणी पार्छन्ती मते? स्नेहा माधव कोची। हाँ मैडम, आपण जो एबे कहले कि स्कूल एबे जेमती आमे आज गोटे जिंस जदी छुआ को आमे जो 2 वर्ड लगे कि पचारलु कि स्नेहा डांस कर, ओके गोटे एग्जांपल देले आपण, तो नेक्स्ट डे हमको सेही जिंस ही पचारिबार अछि, आपण कहले माने सेही वे रे ही पचारिबार अछि। बट मैडम एबे जेमती मो स्कूल रे ताको स्नेहा को एटा एबे जाउची से स्कूल को सॉरी, तो सेठी मु एबे जो जिंसटा फील करूची, जेमती मु ताको एठी पचारे कि स्नेहा आपका नाम क्या है, से मते कहूची, स्कूल को गले टीचर माने सेटा अन्य वे रे ताको पचारचोंदी। मैडम मु आजी किछि एबे 1 मंथ हे जिवो 2 मंथ हे जिवो, मु तांको कहबी कि मैडम आप उसे इस तरह से पूछिए, फिर जाके वो आंसर देगी। मैडम ए सिस्टम ता केते दिन जे एमती चाली थिबो ना, ए जिंसटा लाइफ टाइम कोन एबे से जेमती बे जनरलाइजेशन करिलानी आफ्टर 1 ईयर और माने 1.5 वर्ष हलानी आपको थेरेपी रो, तो से जेमती बे रिस्पोंड करूची, धरंतु कि ओके मु हिंदी रे कहि दोची सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। तो अभी जो वो समझ रही है कि व्हाट इज योर नेम, तुम ना कौन और आपका नाम क्या है, वो 3 लैंग्वेज अभी समझ रही है, तो उसका अभी जनरलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है, इसीलिए वो समझ रही है। ओके, सो अभी अगर क्योंकि वो 3 लैंग्वेज अभी समझने लगी, लेकिन हम उसको जब पहले सिखाते थे, जो स्टार्टिंग का फेज था थेरेपी का, तब हम उसको ये सिखाते थे कि तुम ना कौन इन आवर लोकल लैंग्वेज मदर टंग। अभी तारा उसका जो कैपेसिटी है, जनरलाइजिंग कैपेसिटी, दूसरा चीज समझने का, वो बढ़ गया है, इसीलिए वो समझ रही है। और अभी आपको टीचर्स को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे बोलो, हाँ ये आप बोल सकते हैं कि आप क्लियर टर्म्स में बोलो, शॉर्ट क्वेश्चन पूछो उसको, क्योंकि अभी स्नेहा का जितना लेवल है वो अभी जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है 2 स्टेप क्वेश्चन, माने कि स्नेहा तुमने आज क्या खाया, मम्मी ने क्या खिलाया, तो ये 2 चीज हो गया है ना। तो अभी अगर टीचर ये चीज पूछ लेंगे उसको, तो वो आंसर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका उतना जनरलाइजेशन लेवल आया नहीं है। तो ये बच्चे पे डिपेंडेंट है कि हर एक बच्चे का, जैसा अभी स्नेहा बहुत फास्ट लर्न करी ये सारा चीज, तो वो अभी सीख रही है, 3 लैंग्वेज एक साथ सीख रही है वो, लेकिन ऐसे नहीं कि वो अपने बोलने में वो लैंग्वेज यूज कर रही है, बोलने में वो अभी अपना मदर टंग ही यूज कर रही है।
तो धीरे धीरे वो समझने लगेगी और Sorry उसका for जैसे interrupt, जैसे ma'am. जनरलाइजेशन प्रीनेटल लैंग्वेज जब से सीखूची तो क्या ये चीज प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं कौन सा लैंग्वेज बोलूं? नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा जो बेसिक है कि हमने मदर टंग उसको सिखाया है और इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग है बच्चे को कि अगर एप्पल को सेव बोल रहे तो वो भी समझ रही है, तो एप्पल बोल रहे तो भी समझ रही है। ओके, तो ये उसको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग है, ये उसका कम्युनिकेशन में लैंग्वेज हम नहीं ला रहे हैं क्योंकि अभी स्नेहा स्कूल जाने लगी है, फॉर्मल स्कूल ज्वाइन की है, तो हम उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी सिखा रहे हैं। हम उसको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में हिंदी नहीं सिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन उसका उड़िया ही है जो उसका मदर टंग है। वो जब जब करने लगेगी उसके स्किल्स के वाइज तब वो करने लगेगी, लेकिन हमारा जो भी जनरलाइजेशन का स्किल है कि मम्मी पानी दो, मम्मी खाना दो, मम्मी मुझे चिप्स चाहिए, तो ये वो अपने मदर टंग में ही बोल रही है, वो हिंदी या फिर इंग्लिश में नहीं बोल रही है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, madam. Yes, madam. I have one more question, madam, from my side. In academic section, I mean, in inclusive education, the students have autism character and slow learner. Both students, if it is available in the inclusive classroom, how can we identify both of them, either IQ levels or on which basis we have to identify? That is my question. So there are, as we discussed, there are other different kinds of and major symptoms in autism and in slow learner. The slow learner does not face any kind of social issues in communicating with other children, in getting along with other children, or making eye contact, or participating in group skills. The slow learners only faces problem in understanding a topic. If we go slow, he or she can learn. If we go in a stepwise manner, the child can learn. But in autism, there are other major issues like not making eye contact, being sitting alone in a corner in a classroom, not communicating with other children, not initiating any communication, not responding to you. So these are the difference you can see in just a slow learner and a child with autism. But there is no difference in between IQ levels, madam. Is there any difference? IQ levels of slow learner and autism. There is a difference in IQ level in every child in your classroom. That's okay. That's okay. Okay, madam. Okay, it's clear, madam. You're on mute. It's on mute. Push. Okay, so if I can add to this, I would say ki any child that if you are a teacher and if you are an academician, then I feel ki you will, if you are identifying any child with any problem behavior, or you feel even if the child is little slow in grasping concepts, or maybe has difficulty in writing, learning, reading in any form, I think you can send the child first, is that you can contact the parents and then send the child for a screening by any professional. That will give you a brief idea ki in which category the child is and what is the status of the child, and then you can deal with the child accordingly. There are two questions in the chat. You can take that. Okay, so the first is the treatment is based on children. What about the age after teenager? So like I told you, autism is a neurodevelopmental disorder. So it will be identified early on. The disorder stays from the very beginning and it continues till the end. There is no cure to autism, but yes, there is management for it. So the treatment is based on management of the symptoms. And so even if the child is a teenager, like I told you, some children have good IQ and they might have mild autistic symptoms. So they do very well till maybe
a later age, like maybe 8 to 9 years also, they are able to do fairly well, but they might face challenges at a later stage, maybe on some social aspect, or maybe when they have difficulty in learning concepts in the way other children learn the same concepts. So there, that is when they get identified as having some issue. So it doesn't mean that the problem will change for them, but yes, they can be sent for screening at that age also, and at that age also they can receive help. There is another question: if age increases to adult, whether the behavior and other issues like sensory processing will adopt and mature towards normal. So there would be changes in the aspects, like for example, hyperactivity, and may reduce with age, but it is like may reduce till 7. It is said that hyperactivity usually reduces after 7 years of age, but it is not necessary that in all cases it will happen so. So the best thing is that take as early intervention as possible. Rather than just leaving it on time, it is better we intervene, because the earlier you start intervening, you start therapy, the better the results we will get when the child is adolescent. हेलो मैम. Yes. हेलो मैम, मेरा बेटा है 5 साल का, ऑटिस्टिक ही है, और उसको थोड़ा कॉर्नर आइज करके समटाइम्स देखता है. जब वो अलोन बैठता है तो वो थोड़ा कॉर्नर आइज करके दिखता है. वैसे अगर वो इंगेज है किसी चीज में तब नहीं दिखता. तो उसके लिए कैसे मतलब उसको रिड्यूस करूं मैं, उसकी विजुअलाइजेशन, और मतलब सबसे आई कांटेक्ट नहीं करता है, मतलब तुरंत ही घर के मेंबर से करता है, पर बाहर किसी से कराओ तो वो विद इन 2-3 सेकेंड मतलब इधर उधर कर लेता है. और स्पीच डिले है मैम उसका. स्पीच में मतलब वो सिंगल वर्ड्स पढ़ने के लिए बोलता है, अगर स्टडी कुछ कराना है काउंटिंग करेगा, पूरा अल्फाबेट्स करेगा राइट, पर वैसे बातें नहीं करता. Nusi ma'am, you can take this question. Yeah. So with the right kind of therapy, as I told you, regarding speech, we need to know how fluency he has in speech. Whether it is just, can you just explain me regarding more regarding a child's speech? At what level it is? व्हाट मैम, आप हिंदी में कुछ पूछ सकते हैं ऐसे? अच्छा, कौन से लेवल पे है आपका जो बेटे का जो स्पीच है, जो लैंग्वेज कैपेसिटी कौन से लेवल पे है? मतलब ऐसे ही वो खाली वर्बल स्ट्रीमिंग जो होता है वो रहता है, या फिर कुछ जैसे वैल्यूएबल्स, या फिर कभी कभी बोलना, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैम वैसे बात करने के लिए तो वो नहीं बोलता है, खुद से बात कर, कुछ बोलोगे तो फिर उसके पीछे रिपीट करता है, अंडरस्टैंड कर लेगा, फिर वो सिंगल वर्ड रिप्लाई करेगा. और कुछ पूछोगे ये क्या है तो फिर वो सिंगल वर्ड में ही रिप्लाई करेगा. मतलब कोशिश करता है कि ये पॉइंटिंग करता है ज्यादा से ज्यादा. ये दिक्कत है उसका. तो बातें करना जो वो है अवॉइड कर रहा है, क्योंकि सोशल कम्युनिकेशन जैसे कि सेंटेंस फॉर्मेशन पे अभी वो गया नहीं, ताकि क्योंकि जनरलाइजेशन हुआ नहीं है उसका. जब वो जनरलाइजेशन हो जाएगा उसका कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, मानिए कि उसको सिर्फ पता है कि ये बेड है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये एक बोतल है, ये यही सारा पता है उसको, लेकिन अदर चीजें जो बेड पे हम क्या करते हैं उसका फंक्शन उसको नहीं पता है. बोतल में क्या क्यों पानी भर के रखते हैं, व्हाई क्वेश्चन आ गया, कि हाउ क्वेश्चन आ गया, कि कैसे करते हैं. जब बच्चे को ये सारा चीज पता नहीं होगा तो वर्ब नाउन ये सर जो ऐड करके बच्चे को एक सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में जो बातें करना होगा बच्चे को, वो उसको नहीं आएगा. जब हम उसको 1 by 1 सिखाते हैं, जैसे बच्चे को पहले जो वो बोल रहा है जितना, माने कि कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसको पहले क्वेश्चन पे ही पूछेंगे कि क्या चाहिए, और फिर माने कि उसने बोला कि पानी, तो हम उसको पहले ये सिखाएंगे कि पानी दो, 2 वर्ड्स हो गए. फिर 3 वर्ड्स पे जाएंगे, मम्मी पानी दो, 3 वर्ड्स. फिर 4 वर्ड्स, मम्मी ग्लास में पानी दो, 4 वर्ड्स.
तो जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे हम सेंटेंस सेट करते जाएंगे। फिर व्हाट क्वेश्चन खत्म हो गया, सारा व्हाट क्वेश्चन आगे बच्चे को। फिर क्यों, कहाँ पे, कैसे, कब, ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं फिर इस पे हम आएंगे। लेकिन पहले बच्चे का जो है सेंटेंस पे आना, 3-4 वर्ड्स लगा के जो सेंटेंस होता है उस पे आना बहुत जरूरी है। ये सारे जो सोशल कम्युनिकेशन खुद से इनिशिएट कर पाना, ये सारे करने के लिए पहले बच्चे का सेंटेंस बोलना बहुत जरूरी है, फिर जाके ये सारा चीज हो पाएगा। लेकिन क्योंकि ऑटिज्म के फीचर्स हैं बच्चे को, जो कॉर्नर आइज करके देखता है, कॉर्नर साइटिंग है, और स्पीच नहीं है, सोशल कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या होगा, हमको स्टेप वाइज मैनर में जाना होगा। ऐसे हम उसको अचानक से आज मानिए कि 2 वर्ड्स से सिखा रहे हैं, कल हम उसको 3 वर्ड्स पे नहीं लेके जा सकते। हम उसको 2 वर्ड्स पहले सिखा ले, फिर वो कंफर्टेबल हो जाए, फिर खुद बोलने लगे, फिर 3 वर्ड्स, फिर 4 वर्ड्स, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। ऐसे ही करना पड़ता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। इसके विजुअलाइजेशन हेलो मैम। हाँ हेलो। हाँ मैडम, अच्छा सेल्फ टॉक टा मैडम माने केते वर्ष जाए एमती रहिबो ना, एटा लाइफ टाइम तांकर एमती रहिथिबो, किछि मात्रा रे कंट्रोल होबो ना कि एमिति ही रहिथिबो मैडम? जब वो खुद से मतलब सारा चीज अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है अपना चीज जो उसको चाहिए, मानिए कि उसका इमोशंस है, उसका नीड्स है, वो कुछ चाहती है आपसे, कुछ पूछना चाहती है, वो सब अभी नहीं कर पा रही है, तो वो वर्बल स्ट्रीमिंग पे ही है। जो सुनती है उसको रिपीट करने लगती है, जो राइम से सुना वही गाने लगती है, वही अपने जब बैठे हैं, खाली बैठे है बच्ची तो वो कर रही है अपना, जो राइम से सीखी है, स्कूल में सीखी है, घर पे सीखी है, जो राइम्स हमने सिखाए हैं वो करने लगती है। सेल्फ टॉक जो होता है या फिर वर्बल स्ट्रीमिंग जो होता है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। इनिशियल स्टेज में ये आता है बच्चे को, क्योंकि हम सब कुछ रिपीटिशन पे ही सिखा रहे हैं बच्चे को। हम बारी बारी डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग्स लेके, रिपीटेड ट्रायल्स लेके सिखा रहे हैं बच्चे को। और जो जैसे जैसे उसका फंक्शनल लैंग्वेज आ जाएगा, जैसे जैसे खुद खुद को एक्सप्रेस करने लग जाएगी, तब ये सारा चीज जो वर्बल स्ट्रीमिंग का पार्ट है ये कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे फंक्शनल लैंग्वेज उसका आ जाएंगे, खुद क्वेश्चन पूछने लगेगी कि पापा कब आएंगे, मैं कब खाना खाऊंगी, मुझे ये देखना है, मुझे भी रोना आ रहा है, मैं भी सैड हूँ। ये सारे जब चीज खुद में आ जाएंगे, खुद करने लगेगी, तो सेल्फ टॉक कम होता चला जाएगा। और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो सेल्फ टॉक को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जैसे कि मानिए कि बच्चे को कुछ पसंद है, कोई बच्चे को गाना सुनना पसंद है, कोई बच्चे को ब्लॉग्स पे शॉर्ट्स करना पसंद है, एकदम रखना पसंद है, कोई बच्चे को पिक्चर पजल पसंद है, तो हम उसको ट्राई करेंगे कि, और जैसे जैसे स्किल्स डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे बच्चे का चेंजेस होता जाएगा उसके लाइकिंग में। तो हम ये ट्राई करेंगे कि बच्चे को हम जितना ज्यादा एंगेज रख सके। ऐसे नहीं है कि हमें उसके साथ भी बैठना है, हमको ये ट्राई करना है कि हम उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, ये सारी चीजों में खुद से करे। अगर राइटिंग करी तो खुद से करे, अगर गेम खेल रही तो खुद से करे। प्रिटेंड प्ले डेवलप होगा, जैसे जैसे उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, प्रिटेंड प्ले डेवलप होगा तो वो खुद से करने लगेगी। तो ये सारा फंक्शनल लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का पार्ट है। जब ये सारा चीज आ जाएगा तो सेल्फ टॉक धीरे धीरे चला जाएगा। मतलब बच्चा तो एनगेज्ड है तो वो सेल्फ टॉक करेगा। ठीक है जी, थैंक यू। There is a question. I think I would like to take that. Theraon क्या है? I think to all the parents and whoever is attending. So Theraon is a online therapy platform जहाँ आप अपने बच्चे के लिए थेरेपी ले सकते हैं, और यहाँ पे हम 1-to-1 साइकोलॉजिस्ट के साथ आपका सेशन करवाते हैं। और उनमें क्या होता है, जैसे कि आपने मैडम ने समझाया, आईईपी प्लान और जो जो बच्चे का सेशंस रहता है, तो ये इंडिविजुअल पे होता है और हमारे साइकोलॉजिस्ट आपके साथ आपको हेल्प करते हैं 1-to-1 सेशन के लिए। तो मैं उस वेबसाइट डिटेल्स मैं अभी चैट में डाल रहा हूँ, आप उस पे जा सकते हैं। और उसमें एक ऑप्शन है
लेट्स चैट। आप वेबसाइट जाते ही अगर आपको कोई जानकारी चाहिए और आपको कोई सेशन अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराना है, तो आप उस लिंक में जाके जस्ट क्लिक कीजिए, तो आपको व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक हाई आ जाएगा, तो हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। थैंक यू। I think your Thank you, sir. last Thank you. question we can take. Mr. Mukesh, you have raised hand. Do you have any question? Okay, so I don't think we have more questions. If you have any questions, in the same number you have registered, in the same number you can ask the questions. We will get it answered from both of them. Shall we wait for 1 minute and then we can close if any I question? think Mr. Mukesh is on mute. Okay, Okay. Mr. Mukesh Kumar. So we are not able to hear you. मुकेश जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मुकेश जी, माइक बटन पे प्रेस कीजिए, अनम्यूट है, स्क्रीन पे देखिए माइक का बटन होगा, मोबाइल स्क्रीन पे देखिए। उसमें एक माइक्रोफोन का बटन होगा, उसको क्लिक कीजिए तभी अनम्यूट होगा सर। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए। सर मेरा बच्चा इस समय 2 साल 3 महीने का हो गया है। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। मेरा बच्चा 2 साल 3 महीने का हो गया है, तो उसमें लगभग 1 साल तक तो उसमें कम्युनिकेशन नहीं था। तो घर में जैसे उसकी दादी हैं, तो वो ये कहती थी कि नहीं, कि आप भी लेट बोले हो तो ये भी लेट बोले। लेकिन जब उसका दूसरा जन्मदिन हुआ, तो तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने उस पर सर्च किया, तो तब मैंने उसके ऑटिज्म के बारे में पढ़ा। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं। तो उसकी जो मम्मी थी वो क्या करती थी कि उसे मोबाइल दे जाती थी। उसने 4-4 5-5 घंटे काफी मोबाइल देखा है। तो उस वजह से ना तो उसमें स्पीकिंग है, स्पीच भी नहीं है उसकी रिपीटेटिव बिहेवियर है, नॉन वर्बल है। तो जैसे ही मुझे पता लगा इसके बारे में, मैंने सबसे पहले उसका मोबाइल बंद कर दिया। और उसके बाद थोड़ा ऐसा है, मैं यहाँ मथुरा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, यूपी के अंदर, तो यहाँ इतना थेरेपी सेंटर वगैरह नहीं है। तो फिर मैंने यूट्यूब से देख देख के खुद ही अपने बच्चे को सिखाना शुरू किया। तो लगभग आज 3 महीने हो गए हैं। तो 3 महीने में ये कंडीशन है कि अब वो धीरे धीरे करके 2-2 शब्द बोलने लगा है। लेकिन उसमें इकोलेलिया की प्रॉब्लम बहुत है कि जो भी मैं उसे सिखाता हूँ वो दूसरे दिन उसे रिपीट करता है। अच्छा, एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही, जैसे उसे ABCD सिखाऊंगा तो कोई पर्टिकुलर वर्ड, जैसे अगर ऐप है तो ऐप को लेके ही घूमेगा, अगर पी है तो पी के ही लेके घूमेगा, उसे छोड़ता ही नहीं है उसमें से। तो थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए थोड़ा। हेलो। So मुकेश जी। हाँ जी मैडम, एक उसमें टो वॉकिंग और करता है वो साथ में। जी, तो ये जो आप बोल रहे हो ना, ये एक्चुअली सारे सेंसरी इश्यूज के वजह से हैं। जो इकोलेलिया भी है वो भी सेंसरी इश्यूज के वजह से ही मैनिफेस्ट होती है। हालांकि ना थोड़ा क्लास सुनते हैं ना बाबा। तो ये टो वॉकिंग हो गया और इकोलेलिया हो गया, और आपने क्या बताया, रिपीट करना, जो एक रिपीट वर्ड्स करता को है सब। पकड़ना। तो ये सारे ऑटिज्म के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। तो ये आपको बिहेवियर्स मिलेंगे ऑटिज्म में, बट इसका जो कारण है वो सेंसरी इश्यूज के वजह से है। तो आपको सेंसरी जो थेरेपीज है उसके थ्रू आप इनका सोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। और स्मृति मैम आपको ये बिहेवियरल टेक्निक बता सकती हैं कि इकोलेलिया को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये होगा कि आप एक बार सेंसरी इश्यूज को कैसे हैंडल करना है आप वो एक बार देखो। ओके। सो हेलो मुकेश जी, तो आपने बताया कि अभी कितनी साल का है आपका बेटा? मैम उसका 2 साल 3 महीने का हुआ है। 2 साल 3 महीने। तो अभी जो जिसने स्पीच अभी स्टार्ट किया है,
तो इकोलैलिया का जो प्रॉब्लम है अभी आप उसको सिखाने लगे हैं और ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, अभी वो उसको वो होंगे क्योंकि रिपीटिशंस पे हम उसको सिखा रहे हैं कि बोलो पापा पापा पापा, मे बी फोटो दिखा के या फिर सामने यस मैम। पर्सन को बिठा के। ओके, तो अभी उसको वो होंगे एंड इस पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। धीरे धीरे जैसे मैंने बताया दूसरे क्लाइंट को कि आप जैसा जैसा फंक्शनल लैंग्वेज बच्चे का आ जाएगा ना, इकोलैलिया वैसे कम हो जाएगा। ओके, तो वो क्या हो रहा है कि अभी जो बिहेवियरल टेक्निक्स है, बिहेवियर मोडिफिकेशन थेरेपी है, वो आपको, और जो सेंसरी इश्यूज मैम ने बोला, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो वो आपको कंबाइंड वे में प्रोवाइड करना है बच्चे को। और मोबाइल अपने बंद कर दी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो बच्चा सीखेगा, क्योंकि वो रिपीटेटिव मैनर में ही आता है, तो बच्चा, और ऑटिज्म है बच्चे को, तो ये सारा जो इकोलैलिया का पार्ट है ये अभी रहेगा, ये भी रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे फंक्शनल लैंग्वेज, माने कि जैसे मुझे ये चाहिए, खुद जो चाहिए उसको बोलना है, फिर आपने पूछा ये क्या है तो वो बोला, लेबलिंग बोलते हैं उसको। फिर आपको पापा मम्मी दादी ये सारा चीज सबको एड्रेस करना, तो ये जैसे जैसे आ जाएगा वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। और एक चीज आप कर सकते हैं, जब भी वो बोल रहा है, क्योंकि अभी बच्चा बहुत छोटा है, तो मतलब अभी उतना एक्सप्रेशन से समझना उसके लिए कितना एक्सप्रेशन से समझता है बच्चा, जैसे कि हो गया, आपने गुस्सा किया तो आईज रेस, आईब्रोज रेस किए, आईज बड़े किए तो समझ गया है, फिर हंस रहे तो समझ गया, देखता है, आई कांटेक्ट है। हाँ हाँ मैडम, उसका पहले नहीं था, लेकिन जब से मैंने लगभग 2-2.5 महीने से मैंने उसे पढ़ाना, थोड़ा ये सारी चीजें नेट में से यूट्यूब से देख देख के, तो उसका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो गया है। पहले बच्चों के साथ नहीं खेलता था, अब वो बच्चों के साथ भी खेलता है। मैंने क्या किया था कि अपना एक रूम थेरेपी, ऐसे खिलौने वगैरह लाके, जो पड़ोस वगैरह के बच्चे होते थे, मैं रोज 5-5 10-10 बच्चे साथ लेके आता था, उसके साथ खिलाता था। अब वो काफी खेलता है बच्चों के साथ, बच्चों के साथ खेलता है, आई कांटेक्ट करता है, सोशल स्माइलिंग है। मैं उसे बताता हूँ, अपने आप ही फोटो में से देख देख के सबको बता देगा, ये दादी हैं, ये बाबा हैं, ये ताऊ जी हैं, ये ताई हैं, ये मम्मी हैं, सेंटेंस ये पे पापा चला हैं। गया है अभी बच्चा, अभी फुल सेंटेंस बोल रहा है। हेलो, ये हाँ जी मैम, बस केवल ये इकोलेलिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो क्या करेगा, अपने आप ही बताएगा, चढ़ जाएगा फोटो पे, बताएगा ताऊ जी, ये ताई जी, मम्मी पापा अम्मा, वो अपने आप ही बताने लगता है, उंगली हाँ दे। ठीक है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, उसको और बोलने अगर दीजिए क्योंकि हाँ, वो और अभी, अगर हाँ बोलिए। पूछेंगे भी उससे, तो बता देगा, ABCD सुना देगा, 1 2 3, नमस्ते कर लेता है, कोई भी घर में आएगा हाथ मिला लेगा, पैर छू लेगा उनके, बाय बाय कर देगा। तो तो ये ये सारी सारे चीज, चीज जो वो खुद से कर रहा है। हाँ वो खुद से कर रहा है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो खुद से बोल रहा है, ये अच्छी बात है सर कि उसकी स्पॉन्टेनिटी आ गया है। खुद से बोलना, स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज बहुत जरूरी है दूसरा सीखने के लिए। तो अभी खुद से चढ़ के वो इनिशिएट करके बोल रहा है, बहुत अच्छी चीज है। सोशल स्माइल भी है बच्चे में, बहुत अच्छी बात है। तो आप थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प लीजिए इसमें, ताकि यस इसका मैम। डेवलपमेंट फास्टर हो जाए। और आप पूरा मतलब ये बेफिक्र रहिए क्योंकि वो खुद से इनिशिएट कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात। मुकेश जी, तो अगर 2 साल 3 महीने का है तो फिर ये लॉकडाउन के वक्त इसका जन्म हुआ है क्या? हाँ मैं लॉकडाउन के लगभग, हाँ यही समझ लीजिए आप, इसका लगभग ये 8 दिसंबर 2020 को हुआ था। अच्छा, उसके बाद आप लोग दोनों घर पे रहते थे, वर्क फ्रॉम होम था, या फिर आप लोग दोनों ही बाहर जाते हो? नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा, नहीं क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ना, जो ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स की कम्युनिकेशन नहीं डेवलप करना, ये काफी इन दिनों आजकल देखने को मिलता है बच्चों में, बिकॉज उनके साथ बात करने के लिए हाँ मैम, लोग कम होते हैं। जी एक चीज और मैं बोलूंगा, शायद मैं मिस कर गया। इसका जब बर्थ हुआ था मेरे बच्चे का, तो इसके बर्थ इंजरी हो गई थी हेड में, मैं ये ओके। आपको बता देता हूँ। तो बर्थ इंजरी हो ओके, गई थी, 2 दिन ये ICU में भी भर्ती रहा था, एडमिट रहा अच्छा था मेरा बच्चा। जी,
तो देखिए मुकेश जी, इससे और जरूरी हो जाता है कि आपको एक बार प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप जैसे बोल रहे हो कि 3 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट है, तो बच्चे की IQ अच्छी हो, बट हो सकता है कि कोई इंजुरी की वजह से भी ऐसे इस तरह के सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं। तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, और जैसे कि आपके सेंसरी इश्यूज भी है और बिहेवियर तो आप देख ही रहे हो काफी चेंजेस हो रहा है, जब मैम ने भी सजेस्ट किया आपको टेक्निक्स, ये यूज करते रहिए, बट प्रोफेशनल हेल्प के साथ आप लोगे, गाइडेंस के साथ लोगे, और सेंसरी इश्यूज के लिए और बिहेवियरल इश्यूज के लिए अगर आप मिक्स थेरेपी लेते हो तो उसके रिजल्ट्स, उसके सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। तो मतलब ये भी है कि अगर मैं उसे कुछ सिखाता हूँ ना तो वो एक ही बार में सीख लेता है सारी। जी बिल्कुल। तो मतलब उसकी मेमोरी अच्छी है, उसका IQ लेवल अच्छा है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रेस आप इससे उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए जितने अर्ली इसको सारे इंटरवेंशन मिले, उतने जल्दी ये इम्प्रूव कर जाएगा। ओके मैम। और ये सर होता है कि जैसे मैम ने बोला कि लॉकडाउन की वजह से हुआ है या फिर बर्थ इंजरी की वजह से, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि डायग्नोसिस क्या है बच्चे का, ताकि आप इन ए करेक्ट वे आगे बढ़ सके विथ थेरेपी इन ए करेक्ट वे। क्योंकि ऑनलाइन में खुद देख के हम कर पा रहे हैं, दैट इज ए वेरी गुड थिंग, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है आपके बच्चे के बारे में रिगार्डिंग द डायग्नोसिस, कि डायग्नोसिस में क्या आ रहा है बच्चे का। यस मैम। Thank you both of you, ma'am. I think it was an excellent session and a great discussion which has happened today. We can close. I think there is no more questions, and I think it's a good time we have spent 2 hours and 20 minutes, 2.5 घंटा almost. So thank you all for joining. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैंने चैट में लिंक डाला हुआ है। आई थिंक सागर जी ने भी कुछ लिंक डाला है जो कि आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप उस पे जाके अपना क्वेश्चंस डाल सकते हैं, लेट्स चैट जहाँ लिखा हुआ है, तो हम आपका बात हम साइकोलॉजिस्ट से करवा देंगे। और थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड इट इज ग्रेट टू यू लिसनिंग बोथ ऑफ द टाइम। थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।